से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हाँ, ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, मानव संसाधन इसको बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, और जैसे एग्रीकल्चर बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से ये टॉपिक भी बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो टोटल टॉपिक हैं उसमें एक आता है पॉपुलेशन, ओवरऑल जो जनसंख्या है, द नेचर ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन डिविडेंड। यहाँ पे चूंकि पॉपुलेशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एक टाइम पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बिकम अ प्रॉब्लम फॉर एन इकोनॉमी और फॉर ए कंट्री, फॉर ए स्टेट। ठीक है, एक समय में ये है, जैसे लालू जी के घर में जब 9 बच्चे थे तो एक समय जब सब बच्चे थे तो पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा गया कि सरकार लालू जी के परिवार की देखरेख के लिए क्या कर रही है। मजाक में लालू जी भी मजाक करते थे पार्लियामेंट में, तो लोग भी उनके खिलाफ मजाक कर लेते थे। लालू जी का पूरा रिकॉर्डिंग है कि पार्लियामेंट में उन्होंने जैसे कई बार वो उस तरह के आदमी माने जाते थे लालू जी सांसद के रूप में। तो उसमें तो ये ऐसा कोई माने इनजेन्युइन क्वेश्चन नहीं है कि भाई हस्बैंड वाइफ और 9 बच्चे, तो भाई तो होगा ना कि भाई ये 9 बच्चों का तो एक जब तक वो 9 बच्चे कंज्यूमर हैं, बच्चे हैं, माने 14 साल तक के हैं, उससे कम के हैं, तो तब तक वो कंज्यूमर हैं, वो इकोनॉमिक वैल्यू तो उनका कुछ नहीं है, उनका प्रोडक्टिविटी वाला कोई एस्पेक्ट्स है नहीं। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे कंज्यूमर ज़्यादा हैं और प्रोड्यूसर कम है। अकेले लालू जी हैं और साथ में उनकी वाइफ हाउस वाइफ राबड़ी देवी जी हाउस वाइफ थी, और उनके मान लीजिए पेरेंट्स, मान लीजिए तो पेरेंट्स साथ में, तो सारे ओल्ड एज वाले लोग हैं, वो भी डिपेंडेंट पॉपुलेशन हुए, जो बच्चे हैं वो भी डिपेंडेंट हैं, अर्निंग मेंबर सिर्फ एक है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, वो जो सिचुएशन है, दैट सिचुएशन इज अ बर्डन ऑन इकोनॉमी ऑफ लालू जी फैमिली। वो जो पॉपुलेशन का सिचुएशन है वो लालू जी के परिवार की जो इकोनॉमी है उस पर वो बर्डन है या कंट्रीब्यूटर है, एसेट्स है। दैट टाइम इट वाज बर्डन ऑन। लेकिन वही बच्चे जब क्या हो जाएंगे, जब बड़े हो जाएंगे, तो एक राज्यसभा के हो जाएंगे, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए, एक हेल्थ मिनिस्टर हो गए। ठीक है, राबड़ी देवी जी को भी भाई विधायक का पेंशन उनको मिलता है, एमएलसी, शायद वो भी एमएलसी हैं। ठीक है, इस तरीके से तो सोचो परिवार में क्या हो गया। ये जैसे उसी 9 बच्चों का एक एज आएगा जब दीज पीपल विल स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग इन इकोनॉमी ऑफ लालू जी फैमिली। ये जो बच्चे हैं वो लालू जी के फैमिली के इकोनॉमी में क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या आ जाएगा, अब क्या हो जाएगा, दिस पॉपुलेशन इज नॉट अ बर्डन ऑन बट इट्स एन एसेट्स फॉर। ठीक है, तो उसी तरह से लालू जी की फैमिली से स्टार्ट करिए, बिहार में आइए, बिहार से देश में आइए, और देश में भी नॉर्दर्न स्टेट्स में रहिए, साउदर्न स्टेट्स में रहिए, ग्लोबल लेवल पे भी सोचिए। तो उसमें क्या होता है कि भाई ये जो बिहार की बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया हैज पास्ड थ्रू अ फेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन टिल 2001। 2001 तक भारत में पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है कंटिन्यूअसली। पॉपुलेशन जो बर्थ रेट है, वो बर्थ रेट क्या रहता है, फर्टिलिटी रेट जिसको कहेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, वो लगातार बढ़ते रहा और बढ़ते 1991 में पीक पर, 1991 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया का जो बर्थ पॉपुलेशन ग्रोथ था वो 2.24 तक चला गया था। ठीक है, मैंने बढ़ के 2.4 तक चला गया था, 10 साल का 24% तक चला गया था। और उसके बाद से फिर गिरना शुरू हुआ, और आप जानते हैं कि 2001 में वो 22.1% पे 22.1 पे आया। 10 साल का जो डिकेड ग्रोथ था वो 22.1% था, और 2011 में वो घट करके आ गया 17.4% आ गया। तो उसके बाद से आफ्टर 1991 द पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया वाज स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। लेकिन तब तक इंडिया क्या हुआ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के फेज में गया। और उसी में कहा जाता है, अभी के टाइम पे एक सर्वे है कि बिहार और यूपी में अगर पॉपुलेशन ग्रोथ अगर रिप्लेसमेंट लेवल पे आ जाए, रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब होता है हम दो हमारे दो, इस लेवल पे रहे, ठीक है, तब भी बिहार और यूपी के पॉपुलेशन में, ओवरऑल पॉपुलेशन में जो गिरावट है कि इस साल मान लीजिए बिहार का पॉपुलेशन 12 करोड़ आया 2021 में, और 10 साल बाद बिहार का पॉपुलेशन 10 करोड़ हो जाए, माने इसका मतलब क्या हुआ, डिक्लाइन इन, ओवरऑल नेट डिक्लाइन इन, ये आने में 70 साल, 2070 तक, 2001 में ये सर्वे था, उसमें था कि 2070 के तक बिहार और यूपी का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कम नहीं होने वाला है। वो क्या होगा,
कंटिन्यूअसली बढ़ते रहेगा। ऑल्दो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो रिप्लेसमेंट लेवल पे आ जाए, हम दो हमारे दो के लेवल पे आ जाए तब भी, ठीक है। इवन कहा जाता है कि मान लीजिए पॉपुलेशन ग्रोथ अगर अगर माने 0 हो जाए तब भी बिहार, पूरे देश का कहा जाता है कि भारत का पॉपुलेशन ग्रोथ 2045 के बाद गिरना शुरू होगा। ये माना जा रहा है कि 2045 के बाद गिरना शुरू होगा। ये हम बढ़ते बढ़ते तब तक हम बढ़ते रहेंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो रहा है लेकिन ओवरऑल जो नेट पॉपुलेशन है वो कम नहीं हो रहा। तो 2045 में ये 0 लेवल पे रहेगा, बराबर रहेगा, और फिर ये गिरना शुरू होगा। और गिरते गिरते कहां पहुंच जाएगा? वहीं बैठ लो, नहीं दिखता है, अच्छा तो कहां बैठो फिर। वैसे एलईडी जो ये होता है ना, इसकी विशेषता होती है हाँ कि ये 180 डिग्री पर भी दिखता है एलईडी में, और कई होते हैं एलसीडी में नहीं दिखता है। जब आप क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, जो वो क्या उसको बोलते हैं, सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब, जैसे नॉर्मल जो टेलीविजन घर में आता था, जो आपके पिताजी को दहेज में मिला होगा, ठीक है, तो वो जो टीवी था, तो वो टीवी में आपको ज्यादा 120 उससे ज्यादा अगर जाएंगे ना तो नहीं दिखेगा वो, ठीक है। लेकिन एलसीडी में भी है कि 120 वगैरह से ज्यादा अगर इंक्लिनेशन होगा तो नहीं दिखेगा, वो ब्लैंक हो जाएगा। लेकिन एलईडी की विशेषता ये है कि मोबाइल पे अगर मान लीजिए कोई ऐसे भी अगर मोबाइल से कुछ पढ़ रहा है तो एक बार नजर करके आप देख सकते हैं कि क्या पढ़ रहा है, नहीं तो ये है। तो इसमें वो एलईडी की विशेषता ये होती है कि 180 डिग्री पर भी वो दिख जाता है। तो ये एलईडी है, ठीक है, तो दिख जाएगा क्या, अदरवाइज सामने सामने रहे तो सबसे अच्छा है, 90 डिग्री पे रहे तो सबसे अच्छा है। तो ये जैसे ये एक नेचर है, माने पॉपुलेशन का, चूंकि कहा जाता है कि समटाइम पॉपुलेशन इज अ बर्डन ऑन इकोनॉमी एंड समटाइम दिस पॉपुलेशन बिकम एन एसेट्स फॉर इकोनॉमी। लेकिन अब उसमें बर्डन तब होता है जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, और एसेट्स तब होता है जब वो एक्सप्लोजन, ठीक है, एक्सप्लोजन डिपेंडेंट के बदले प्रोडक्टिव एज में कन्वर्ट हो जाता है, उत्पादक जनसंख्या के रूप में जब परिवर्तित हो जाता है तब वो एसेट्स हो जाता है, ठीक है। जैसे आज की डेट में है कि लालू जी के घर में चारों तरफ से पैसे की बारिश हो रही है, और एक दिन ऐसा था जब केवल लालू जी कमाने वाले थे और सारे लोग खाने वाले थे, ठीक है। तो ये प्रोडक्टिव पीपल डिवाइडेड बाई डिपेंडेंट पीपल, ये क्या होना चाहिए, ये रेशियो जो होना चाहिए वो 1 से ज्यादा होना चाहिए, तो इकोनॉमी में पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। डिपेंडेंट जो पॉपुलेशन है, मान लो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन अगर है 10 और इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन अगर 8 है, तो ऑटोमेटिकली रेशियो क्या हो जाएगा, 1 से ज्यादा हो जाएगा ना। 10/8 कितना हो जाएगा, 1 से ज्यादा होगा, 1.20 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसी में उलट दीजिए, 8 कमाने वाले हैं और 10 खाने वाले हैं, तो रेशियो कितना हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा। अब ये देखने की बात है कि ये कितना कम है, ठीक है। तो जैसे जैसे डिपेंडेंट पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा तो कंट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इकोनॉमी विल स्टार्ट रिड्यूसिंग, ठीक है, वो इकोनॉमी को कंज्यूम करेगा। लेकिन जब ये प्रोडक्टिव पॉपुलेशन की डिपेंडेंट के जगह पे प्रोडक्टिव पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगा तो देन पॉपुलेशन विल स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग इन इकोनॉमी। इकोनॉमी में जो ग्रोथ होगा वो ग्रोथ पॉपुलेशन के जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है उसमें संरचनात्मक बदलाव के, पॉजिटिव संरचनात्मक बदलाव के कारण ऐसा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल, अभी तो ये सामान्य सी बात किया, मैंने ये बताने की कोशिश ये कर रहा था कि आपको एक जो पॉपुलेशन है उससे बीपीएससी में बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और उसमें एक क्वेश्चन का नेचर होता है जिसमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाला होता है, और दूसरा वाला जो सेक्शन होता है पॉपुलेशन डिविडेंड वाला होता है। क्योंकि दोनों के दोनों फेज को इंडिया ने एंजॉय किया है, और बिहार अभी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वाले फेज में था और अब जाके धीरे धीरे डिविडेंड वाले फेज में प्रवेश कर रहा है। और इस बार के मेंस में 66 के मेंस में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये डिविडेंड वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है इन स्पेशल रेफरेंस ऑफ बिहार पॉपुलेशन, और हम लोगों ने क्लास में खूब कराया हुआ था, इसके कोई दिक्कत नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये एक इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन वाले से इस तरह के क्वेश्चन है। फिर सेकंड क्वेश्चन इसमें ह्यूमन रिसोर्स वाले में आ जाता है पॉवर्टी का, गरीबी का, और गरीबी में नेशनल और प्लस भी रेफरेंस ऑफ बिहार, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इकोनॉमिक सर्वे में जाएंगे तो बिहार वाला जो पॉवर्टी का बिहार एंगल है वो इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है, बिहार के इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है। और जो बिहार का बजट है 2021-22 उसमें भी, ठीक है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू एलिमिनेट पॉवर्टी, उसमें भी इनिशिएटिव है। तो दोनों मिला करके गवर्नमेंट ऑफ बिहार का एफर्ट, बिहार में पॉवर्टी की क्या स्थिति है, किस जिले में सबसे ज़्यादा पॉवर्टी है, किस जिले में सबसे कम है, ये सारी बातों के साथ एक पैरा बनता है बिहार का, स्टेट ऑफ पॉवर्टी इन बिहार, बिहार में गरीबी की वर्तमान स्थिति, एक पैरा बनता है। और उसके बाद आता है कि फिर बिहार सरकार द्वारा गरीबी को दूर करने के लिए किए जा रहे हैं उपाय, और उस उपाय में आप जानते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट जो उपाय है वो है 7 निश्चय। 7 निश्चय 1.0 का भी फोकस पॉवर्टी एलिमिनेशन था, और 7 निश्चय 2.0 में भी
ये मेन फोकस है। इसके अलावा भी कई सारे जो सोशल वेलफेयर मेजर्स लिए जाते हैं, जैसे लड़कियों के लिए मान लीजिए है कि वो जो कन्या उत्थान योजना है, या चूंकि एजुकेशन के भी गरीबी का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उसमें गरीबी की प्रवृत्ति, क्योंकि पढ़े लिखे हैं तो वो गरीबी से अमीरी में बनने के जाने, चूंकि पॉवर्टी इज आल्सो ए माइंडसेट, और आदमी अगर एजुकेटेड होगा तो उस माइंडसेट से बाहर निकलने में उसको ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और अगर कम पढ़ा लिखा रहेगा या इलिटरेट रहेगा तो उस माइंडसेट से वो बाहर नहीं निकलेगा। कई बार नहीं होता है, जनसंख्या वाले मामले में और गरीबी वाले मामले में एक माइंडसेट काम करता है। इस जनसंख्या वाले मामले में क्या करता है कि भाई भगवान जब छप्पड़ फाड़ के दे रहे हैं तो उसमें बाधा बनने की क्या जरूरत है। जैसे किसी को 27 बच्चे हैं तो उससे पूछा गया भाई इतना क्यों मेहरबानी कर रहे हो धरती के ऊपर, तो उसमें था कि भाई भगवान की मेहरबानी है तो हम क्यों उसमें बाधा बने। अदरवाइज जो दूसरे हैं जिनके एक भी बच्चे नहीं, उनसे जाके पूछ के देखो ना, उनको भगवान उनके ऊपर मेहरबान क्यों नहीं है। तो भाई ये एक कहा जाए सुपरस्टिशन ये काम करता है। और दूसरा पॉवर्टी वाले में भी कि भगवान की ही मर्जी है, हम क्या करें। वो 4-5 बच्चों को लेकर के और वो गरीबी में ही जी रहा है, उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहा है। लेकिन उसी पे अगर उसको एजुकेट कर दिया जाए, पढ़ा लिखा दिया जाए, तो वो अपने राइट्स और अपनी ड्यूटीज और जो अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करता है उसके बारे में जान लेगा। तो कभी ना कभी उसके दिमाग में जरूर आएगा कि आई शुड आल्सो स्टार्ट सम इनिशिएटिव्स, ठीक है, टू कम आउट फ्रॉम दिस लेवल ऑफ पॉवर्टी। गरीबी वाले फेज से बाहर निकलने के लिए वो भी कुछ सोचना शुरू करेगा। तो शिक्षा भी गरीबी दूर करने का एक लॉन्ग टर्म मेजर के रूप में माना जाता है। गरीबी दूर करने के उपायों को 2 भागों में बांटा जाता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में तो सारी योजनाएं हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन इज अ लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव फॉर पॉवर्टी एलिविएशन, ठीक है, ये इसमें आता है। तो आपको वो भी देखना होता है। तो बिहार सरकार के द्वारा भी ये कन्या उत्थान योजना अपने आप में एक बहुत कहा रिवोल्यूशनरी मेजर है, ठीक है, टू एजुकेट गर्ल चाइल्ड। और गर्ल चाइल्ड को एजुकेट करेंगे तो उससे कई सारे मल्टीपल पर्पस, अनेक उद्देश्य जो होते हैं वो पूरे होते हैं। जो बिहार सरकार का 7 निश्चय में भी वो भी है, जो कन्याओं को सशक्त करने के लिए सक्षम महिला, सशक्त महिला, कुछ सशक्त महिला, सक्षम महिला। और उसमें महिला उद्यमी योजना जो चलाई जा रहा है, जिसमें कि 10 लाख। अब जैसे एक जो इंस्पायर बिहार बता रहे थे तो उसमें एक लेडी ने कहा कि भाई मैं एनजीओ चलाती हूँ और नालंदा में मैं सिलाई मशीन के लिए मेरे यहाँ 300 महिलाएं रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, तो मुझे हेल्प चाहिए, अगर उसमें कोई हेल्प करना चाहे। तो हमने उनको बताया कि भाई आप नालंदा में पता करिए, वहाँ पे जहाँ पे आपको काम करना है वहाँ के एसडीएम, बीडीओ, सीओ कौन है ये पता करिए। तो एक तो हम वहाँ से आपको, अगर कोई सरकार की योजना होगी तो वहाँ से हम आपको मदद करा देंगे, सरकारी योजना को प्रायोरिटी लेवल पे आपका काम करवा देंगे। और नहीं, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हम लोग खुद ही उसमें कंट्रीब्यूट कर देंगे। और हमें ये लगा कि 10 सिलाई मशीन का दाम हुआ 48,000 रुपया, तो ये 10 सिलाई मशीन अगर हम दे दें और नालंदा की 300 महिलाएं सिलाई सीख जाएं तो इससे अच्छा कोई काम तो हो ही नहीं सकता है। अपने ऊपर तो पता नहीं कितने कितने हजार खर्चा हो जाते हैं, कितने लाख खर्चा हो जाते हैं, और 48,000 खर्च करने से अगर 300 महिलाओं का भाग्य बदल सकता है तो ये काम तो बड़ा माने सस्ता काम है ये, ठीक है। तो ये काम हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाली बात हुई। तो इसमें टॉपिक में लिख लीजिए, एक फर्स्ट लिख लो, जनसंख्या। हेलो, तो ठीक है, तो इसमें फर्स्ट लिख लो जनसंख्या। तो एक ये है, लेकिन उस लेडी को अगर ये बता दिया जाए कि बिहार सरकार की ये योजना है, ठीक है, कन्या महिला उद्यमी योजना, जिसमें सरकार द्वारा 10 लाख रुपया कर्ज 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाता है, प्लस साथ में सब्सिडी भी। तो भाई आप सबसे अच्छा हैं? हाँ, तो ये तो बहुत अच्छा तरीका है कि ये कन्या उसका जो उत्थान, ये जो महिला उद्यमी योजना है, इसका लाभ लेकर के आप क्यों 40-50 हजार के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। आप 10 लाख रुपए बिहार सरकार, और ये काम हम करा देंगे। जो भी वहाँ के वीडियो सीओ होंगे उनको बोल करके ये काम आप करा दें। तो हमने उनसे कहा कि आप जाके पता करिए कि इस तरह की कोई योजना बिहार सरकार की है कि नहीं। अगर है तो वो करवा दें, नहीं, अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर हम लोग खुद ही कंट्रीब्यूट कर देंगे आपको, ठीक है। तो इस तरीके का था। तो एक इसमें लिख लो, फर्स्ट जनसंख्या, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन वाले में 2, एक पॉपुलेशन जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट।
क्योंकि बिहार में अब विस्फोट पे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन फिर भी जो इसका नेचर है वो तो जानना ही चाहिए कि क्या है कैसे है। बिहार में जो भी 2 बार 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है पॉपुलेशन डिविडेंड पे, इस बार पूछा, इसके पहले भी 2 बार पूछ चुका है, ठीक है। तो दूसरा पॉपुलेशन डिविडेंड लिख लो, जननांकीय लाभांश, जननांकीय जननांकीय लाभांश, पॉपुलेशन डिविडेंड। नेक्स्ट जनसंख्या के बाद गरीबी, पॉवर्टी, पॉवर्टी। और यहाँ पे यही है कि सब में रेफरेंस ऑफ बिहार रहेगा। अब जो नेचर, नया नेचर से एक चेंज कर रहा है बीपीएससी, उसमें क्या कर रहा है कि बाहर छोटा सिलेबस है, बाहर के बहुत सारे लोग आके सिलेक्शन पा रहे हैं, तो बाहर के जो सिलेक्शन पा रहे हैं, और उसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग नेचर हमें दिखा लड़कियों का, जैसे हरियाणा की, पंजाब की कई सारी लड़कियों का। हम लोगों ने जैसे मॉक लिया ना जब, तो अब मेंस के दौरान तो इंटरेक्शन इस तरह से हो नहीं पाता है, कौन कहाँ के हैं क्या है, तो इंटरव्यू के दौरान चूंकि पूछा जाता है उसमें, तो उसमें पता चलता है। तो हुआ क्या है कि जैसे मुखर्जी नगर मान लो 2 लड़कियां रह रही हैं, लॉज है तो यहाँ पर तो पीजी है, तो 2 लड़कियां उसमें बिहार की रह रही हैं, और उसके साथ 3-4 मान लो हरियाणा पंजाब वगैरह की लड़की रह रही है। तो वो देख रही है जब पेपर मान लो सामान्य इंटरेक्शन में ऐसा दिख रहा है कि ये बीपीएससी का ये पेपर है और बीपीएससी मेंस का ये सिलेबस है, तो उसको लगता है अच्छा, उसको लगता है कि अच्छा इतना छोटा सिलेबस है, और उसमें जो बिहार है उसके लिए तो एक पतली सी किताब है भाई, इम्तियाज अहमद की किताब, चाहे कोई भी एक किताब बुक को ले लिया और लेकर के, और कई सारी लड़कियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, हरियाणा से तो हमें लग रहा है कि 7-8 लड़कियां सेलेक्ट करी हुई हैं पीछे 64 में। और इस बार तो एक लड़की थी जो कौर उसका नाम था, तो जेएनयू से में पढ़ती थी, तो उसने सब इंस्पेक्टर वाला एग्जाम भी निकाला हुआ है, जो दरोगा वाला एग्जाम हुआ था उसको भी निकाला हुआ है, और फिर अभी इंटरव्यू भी इस बार 65 में दे रखी है। तो ऐसा हमने पूछा कि कहाँ से बिहार, डर नहीं लगता है बिहार जाने में? तो बोले नहीं सर, वो जो हमारे साथ लड़कियां रहती थी तो वो सब तैयारी करती थी, तो उनका देखा देखी हमने सोचा कि हम भी तैयारी कर लेते हैं, और क्वालिफाई कर गए। तो अब क्या कर रहा है, अब जो बीपीएससी का मेंस का जो क्वेश्चन का नेचर देखिए, चाहे पीटी में भी बिहार वाले पोर्शन को बढ़ा रहे हैं, हर जगह बिहार के पोर्शन को बढ़ा रहे हैं, माने जो भी बिहार में अगर कोई एग्जाम देता भी है तो उसको बिहार की ढंग से जानकारी। और ये अच्छी बात है कि बाहर की लड़कियां हैं, वो कई बार तो इंटरव्यू में हाल ये रहता है कि बिहार के लोग जो बिहार के बारे में जानते हैं उससे ज्यादा वो जानते रहती हैं। माने चलो कोई बात नहीं, आधा बिहारी तो हो गए कम से कम, अब बाकी आधा बिहारी वहां जाने के बाद हो ही जाओगी, ठीक है। तो ये सब होता था। क्या लिखे, गरीबी, और उसके बाद बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, और उसके बाद लास्ट में एक और है समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ, साउंड, रमेश साउंड ठीक है? अच्छा, हेलो हेलो, अब देख लो, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हैं सारे के सारे, क्लियर है? तो ये आपको इतने टॉपिक का, और ये सारे में बिहार का रेफरेंस ले लेंगे, क्योंकि बिहार इसमें खूब इंजॉय करता है। बिहार इसका एक मेजर, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, अगर मान लो इंडस्ट्री करने जाएंगे तो बिहार उसमें क्या है, एक मार्जिनल कंट्रीब्यूटर है, मेन प्लेयर बिहार के, इंडिया के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बिहार इज नॉट अ मेजर कंट्रीब्यूटर, बिहार क्या है, एक माइनर कंट्रीब्यूटर है। लेकिन ये जो टॉपिक यहाँ लिखा हुआ है इसमें बिहार एक क्या है, मेजर कंट्रीब्यूटर है, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से जानने होंगे, और बिहार बीपीएससी मेंस में इसमें क्वेश्चन आएगा भी, पीटी वाले में भी क्वेश्चन आएगा, दोनों के दोनों क्वेश्चन आएगा। तो इसमें नेक्स्ट एक हेडिंग लिख लो, जनसंख्या, जनसंख्या, पॉपुलेशन। अब जैसे जनसंख्या का इकोनॉमिक वैल्यू अगर देखें तो इसमें एक छोटा सा एक हेडिंग आप बना सकते हैं, वैसे इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, कि पहला हो गया है, अभी दूसरा ही है, सेकंड ही है, ठीक है। 2021 के जनगणना के अनुमान के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन वॉच, एक पॉपुलेशन वॉच होता है ना, तो उस पॉपुलेशन वॉच के अनुसार बिहार में कंटिन्यूअस, माने भारत में चाहे बिहार में हर सेकंड अवतार हो रहे हैं,
ठीक है, महापुरुष, महापुरुष और ठीक है ये लोग अवतार ले रहे हैं। पॉपुलेशन वॉच होता है, तो उस पॉपुलेशन वॉच के अनुसार ऑफ इंडिया 1 अरब 40 करोड़ लोग अभी तक ऑलरेडी हो चुके हैं। तो पॉपुलेशन वॉच कहाँ है? वन 139 है। देखो कितना कंटिन्यूअसली अवतार हो रहा है, नहीं? हाँ, तो चलता है, पॉपुलेशन वॉच इसको बोलते हैं। तो इसमें ये चलते रहता है, देखो इस तरीके से एक। हाँ, यहाँ पे ये भी और बढ़ाने का ही फॉर्मूला और विज्ञापन आया हुआ है, बेस्ट आईवीएफ सेंटर इन दिल्ली। तो क्या होना चाहिए कि बच्चा माने बच्चे के जन्म को घटाने के लिए उपाय ये होना चाहिए। तो ये पॉपुलेशन वॉच है। तो पॉपुलेशन वॉच के अनुसार भारत क्या हो गया? 140 करोड़ 1.4 जी। वो अभी देखते देखते देखो कितने लोग अवतार ले लेंगे। ठीक है, हाँ हाँ, तो बढ़ते रहता है। नहीं, जनरली रिपोर्ट हो रहा है, जनरली रिपोर्ट होता है इसमें। ऐसा उन्होंने एक सैंपल लेकर के उससे आधार पे बनाया है ना ये, तो सैंपल के अनुसार बना रखा है। तो थोड़ा बहुत एरर होगा, लेकिन अदरवाइज ये है कि हर मिनट में कितने लोग नए जन्म ले रहे हैं, हर सेकंड में कितने लोग जन्म ले रहे हैं। तो ये चीज़ इसमें दिख रहा है। ठीक है, सोच के देखिए कितना आईएएस, कितने कितने बिहार पीसीएस के लोग इसमें जन्म ले रहे हैं। नहीं, क्या लिखे जनसंख्या में? लिखो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। 2011 की जनगणना के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2021, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज 1.21 बिलियन। क्या लिखे? 1.21 अरब, 1 अरब थी। ठीक है, वर्तमान अनुमान के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट एस्टिमेट, वर्तमान अनुमान के अनुसार देश की कुल जनसंख्या, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, इंक्रीज टू, देश की कुल जनसंख्या बढ़कर 1.4 बिलियन, रिच टू 1.434, नहीं इतना पॉजिटिव होने की जरूरत नहीं है। क्या लिखें? 1.3 1.4 अरब हो गया है, इंक्रीज टू 1.4 अरब हो गया है, रिच टू 1.4 बिलियन। ठीक है, लिखो बिहार देश का, उसमें लिख दीजिए बिहार कौन सा स्थान है बिहार का पॉपुलेशन के अनुसार? यूपी तीसरा स्थान है। पॉपुलेशन डेंसिटी के अनुसार पहला है, फर्स्ट है। अच्छा देखो, बिहार देश का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। बिहार इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट, थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलस स्टेट। बिहार देश का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। बिहार इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट विथ पॉपुलेशन, है विथ पॉपुलेशन, तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश राज्य है। ठीक है, देश का तीसरा सबसे बड़ा। लिखो राज्य की जनसंख्या घनत्व देश में सबसे अधिक है। द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ ए स्टेट इज हाईएस्ट, स्टेट इज हाईएस्ट इन कंट्री। लिखिए क्या लिखें?
12.7 करोड़ बाई 2020, 12.7। जैसे एक होता है ना कि सबसे बड़ी दिक्कत है, बताया था कि बिहार के साथ, जैसे आपसे पूछा जाए कि बिहार की सबसे बड़ी चुनौती, बिहार के लोगों को सुधार दिया जाए तो बिहार अपने आप सुधर जाएगा। बिहार खराब नहीं है, क्या खराब है? लोग खराब हैं। नहीं, लोग खराब है तो उनको सुधारना, और सुधारने में भी क्या है, ऐसा लोग कोई खराब भी नहीं होते भाई, उनको इनफॉर्मल से फॉर्मल करना, ठीक है। टू टीच माने सारे इंस्टीट्यूशन, भाई होटल मैनेजमेंट क्यों है कि जो वेटर हैं उनको एक प्रॉपरली ट्रेंड किया जाए, जिससे कि दाल देते समय, दाल देने के लिए जब जाएं तो उसके खाने वाले के देह पर ही, शरीर पर ही ना गिरा दें, भाई इसीलिए होटल मैनेजमेंट किया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो उसी तरह से तो बिहार के बारे में कहा जाता है कि तो बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ बिहार, ठीक है, पूछा जाएगा बिहार को विकसित करने के का उपाय, तो अदरवाइज तो हम लोग उपाय दूसरा लिखते हैं, नहीं, उपाय में लिखते हैं कि भाई ये जो वाटर मैनेजमेंट वाली बात लिखते हैं, जल प्रबंधन, बिहार की सबसे बड़ी समस्या है बाढ़ और सूखा, लेकिन तो ये तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा ना, अदरवाइज सोशियो प्रॉब्लम। जबकि जो बिहारी लोगों को अगर सुधार दिया जाए तो कहा जाए कि वो अपने आप ही बाकी सारी चीजें अपने आप ही सुधर जाएगा। और उस बिहारी लोगों को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि उनको इनफॉर्मल से फॉर्मल करना। और बिहार सरकार की जो योजना है, बिहार सरकार की युवा, YUVA, ठीक है, युवा है, उसमें बोली भाषा में सुधार करना, और ये पूरे बिहार में एक मुहिम की तरह चलाने की जरूरत है कि जहां जहां सारे रेलवे स्टेशन के सामने जितने लोग हैं उनको बोलना और कपड़ा पहनना उनको सिखाया जाए। और इसमें बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है, एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे बिहार का इमेज भी सुधर जाएगा, लोग वहां से जब लौटेंगे तो एक पॉजिटिव मेमोरी लेकर के लौटेंगे। हॉस्पिटैलिटी जिसको बोलते हैं, विथ गुड हॉस्पिटैलिटी, अच्छे माने हॉस्पिटैलिटी के साथ रिटर्न होकर आएंगे तो फिर दोबारा जाएंगे, और जो भी जाता है तो 10-5 हज़ार दे के ही आता है, ठीक है। तो इस तरीके से तो उसी में जाएंगे। तो ये देखिए ये अब इसको फॉर्मल बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये फोटो ऐसे ऐसे ही रह जाएगा। एक बार जा रहे थे हम, पटना जा रहे थे, तो इसी तरह की कोई महिला थी, बिहार का असली चेहरा है ये, ठीक है। आप तो महिला थी, तो स्पाइसजेट का था मैंने फ्लाइट, एयरक्राफ्ट, तो जेट एयरवेज का फ्लाइट को स्पाइसजेट ने क्या किया था, जब जेट एयरवेज बंद हुआ तो उसके एयरक्राफ्ट को स्पाइसजेट ने क्या किया कि लीज पर ले लिया, और उसका जो जेट एयरवेज का जो फ्लाइट था उसको वो अपने में शामिल करके और उसको यूज करता था। तो पटना वाला जो रूट पे जो फ्लाइट चलती थी स्पाइसजेट की, उसमें वो जेट एयरवेज वाला यूज करता था। तो जेट एयरवेज चूंकि VIP था, माने ये लो फेयर कैरियर नहीं था वो, तो उसके फ्लाइट अच्छे होते थे। तो एक जैसे इन्हीं के जैसे मान लीजिए उनके एक सहयोगी होंगे, कोई भतीजा वगैरह होगा, और इसी में से एक महिला थी, इसी तरह की एक महिला थी, ठीक है। तो वो भी भाई हवाई चप्पल से हवाई जहाज, भाई आ ही गया है कंसेप्ट, भाई पैसा ऐसे थोड़ी है कि इंडिया बहुत ज्यादा पिछड़ा नहीं रह गया है। 2,500-3,000 रुपये फ्लाइट का टिकट अगर हो 2-3 महीना पहले अगर करा लें तो पटना का किराया 2,500-3,000 रुपये है। तो अब तो बहुत सारे लोग BPSC का PT देने हवाई जहाज से जाते हैं, इंटरव्यू से तो 90% हवाई जहाज से जाते हैं इंटरव्यू वाले। 2,500-3,000 का मिल जाता है, 2,500 में मिल जाता है, 2,500-3,000 में मिल जाता है। तो अब तो BPSC में बहुत सारे PT देने जब जाना होता है तो फ्लाइट से जाते हैं। 2,500 रुपये पहले, मतलब 2-3 महीने पहले अगर टिकट करा लिया, 20-25 दिन भी करा लिया तो 2,500-3,000 में मिल जाता है। तो हवाई जहाज से जब PT देने जाएंगे तो थोड़ा मनोबल नहीं, और मगध एक्सप्रेस से जाएंगे तो क्या रहेंगे, आधा क्वेश्चन तो रास्ते में ही गलत हो जाएगा, और वहां पहुंचेंगे तो बाकी तो लोग लेकिन जाते हैं। तो मैंने हमने देखा है मेंस देने जाने वाले हवाई फ्लाइट से जाते हैं, इंटरव्यू देने वाले सब मोस्टली फ्लाइट से जाते हैं, यहाँ से नहीं तो राजधानी से जाते हैं, ये मगध उगध से कोई नहीं जाता है। तो उसमें तो इसी तरह की महिला थी, वो हमारे बगल में सीट था उनका, और जो भतीजा था उसका पीछे, तो बड़ा अच्छा हमें लगा कि जब वो उसमें वही कुछ बेचने के लिए आया तो उन्होंने 200 रुपये का कॉफ़ी खरीदा पीने के लिए। उन्होंने कहा बहुत अच्छा, सैंडविच लिया, ये लिया, हमने कहा चलो ठीक है, अच्छा है। उसके बाद बैठे बैठे रही थोड़ी देर, और थोड़ी देर बैठने के बाद शायद किसी शादी उदी में जा रही होगी, तो अब उसका ये कार्यक्रम शुरू हुआ, समय का उपयोग। तो उसमें उससे मांग रही हैं बैग में जो नहीं पैर रंगने वाला होता है, हाँ नहीं नेल पॉलिश नहीं, हो जो और रंग वाला होता है, तो उसको क्या बोल रही हैं, उससे मांग रही हैं अपनी माने भोजपुरी में ही उससे बोल रही हैं कि उसे हमें दे दो, अब हम इसको नक तो पैर को रंग लेते हैं यहीं पे फ्लाइट में ही रंग लेते हैं। तो हम उसको डांटे, फिर हमने बैठे चुपचाप, और तो गड़बड़ होगा कि नहीं होगा, मान लो तुम अब वहाँ पे अगल बगल में लोग बैठे हुए हैं, फ्लाइट है, और तुम पता चला कि तुम वो रंग लेकर के लगे पैर को पूरा उसको पूरा अपना घर बना दिए एकदम।
हमने उसको डांटा, चुपे बैठो। तो हमने फिर, तो अब देखो क्या है, हवाई जहाज पे चढ़ने को चढ़ गए, लेकिन बेसिक जो एटिकेट है नहीं सीखे। कहा जाता पैसा तो आ गया, चाहे जैसे भी हो पैसा आ गया, लेकिन जो एक कहा जाता है कि जो व्यवहार, अब ऐसा नहीं है कि उनको अगर सिखा दिया जाए तो वो नहीं सीख जाएंगी। अगर उनको ठीक से सिखा दिया जाए, माने पूरा प्रॉपर एक ट्रेनिंग दे दी जाए, तो वो सीख जाएंगे। और ये जो व्यवहार होता है ना, यही बिहार को बाहर में बदनाम करता है। ये जो कैजुअल, इसी को बोलते हैं कैजुअल अप्रोच, उनका कॉमन सेंस भी उनको यूज करना चाहिए था। बाकी राज्यों में जाएंगे तो मेजोरिटी ऑफ लोग कॉमन सेंस कम से कम यूज करते हैं कि फ्लाइट में ये सब दुकान फैलाने की आवश्यकता नहीं है, वही 1.5 घंटा है तो डिसेंट तरीके से रहें। तो बाकी यही केरला की कोई महिला होगी, चाहे बाकी आप ट्रेन में जाएंगे तो वो सिविक सेंस उनका होता है, ठीक है। तो वो सिविक सेंस के अनुसार ट्रेन में, अब बिहार में किसी ट्रेन में जाओ तो पता चला कि साहब बोला जो झोला बोरा ये पता नहीं क्या क्या सब ले दे करके, थोड़ा भी ये सेंस नहीं है कि अगल बगल में भी लोग कैसे बैठेंगे, क्या बैठेंगे, अलग सब। ये जो बेसिक होता है, बिहार को अगर इस तरीके से सुधार दिया जाए तो बिहार का इमेज भी सुधर जाएगा। और इस तरह के सुधार से क्या होता है कि आदमी में खुद भी सेल्फ डिसिप्लिन आता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और उससे फिर उनको अपने लिए वो बाकी व्यवस्था खुद ही कर लेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का हुआ, या जहां पे जॉब कर रहे हैं वहां पे चीजें सुधर जाएंगी, सैलरी बढ़ जाएगा, कई सारी चीजें बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो उसमें ये जाएंगे। तो ये देख रहे थे, एक फोटो दिखाई दिया, ठीक है। तो उसमें क्या लिखे, अच्छा कितना बिहार का जनसंख्या हो गया, 12.7, ठीक है। एक लिख लो, लिखो 2011 के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या, द पॉपुलेशन ऑफ बिहार, जनसंख्या कितना था, नो 2011 के अनुसार 10,40,00,000 अनुसार 10.40, हाँ 10.41 लिख लो, 10.41 करोड़। देखो वर्तमान अनुमान के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट एस्टिमेट, वर्तमान अनुमान के अनुसार ठीक है, बिहार की जनसंख्या बढ़कर, द पॉपुलेशन ऑफ बिहार इंक्रीज टू 12.7 करोड़, 12.7 करोड़। पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार कितना है, हैं? देखो बिहार का जन घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बिहार, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बिहार का जन घनत्व 1106 ब्रैकेट में 2011, जो which increased to 1307 according to latest estimate, जो नए अनुमान के अनुसार बढ़कर 1307 हो गया है, इंक्रीज टू 1307 अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एस्टिमेट, 1307 हो गया है। पैरासेंज करके, अब देखो जो ऊपर का है, जो डेटा आपने लिखा, इस डेटा से क्लियर है कि बिहार का, माने भारत और बिहार दोनों में अधिक जनसंख्या की समस्या है। देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस पॉपुलेशन ऑफ, यही है ना, ये डेटा तो यही बता रहा है। तो अदरवाइज आएंगे तो ये जो पॉपुलेशन है उसका एक इकोनॉमिक वैल्यू होता है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है, उसका एक सोशल इंपॉर्टेंस होता है, उसका एक पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस होता है, ये सारे इंपॉर्टेंस उसके होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि इकोनॉमी है ये, तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, जनसंख्या का आर्थिक महत्व। और आर्थिक महत्व की दृष्टि से जाएंगे तो जनसंख्या के दो पार्ट होते हैं, एक कंज्यूमर और दूसरा होता है प्रोड्यूसर, दो ही पार्ट होता है, और दोनों के दोनों कंपलसरी कंपोनेंट है। भाई अगर आपके यहाँ कंज्यूमर नहीं है तो आपको जो भी प्रोड्यूस करेंगे सब बेचने के लिए हमेशा दूसरे पर डिपेंड रहना होगा, एक्सपोर्ट पर डिपेंड करना होगा। और इंडिया का एक बहुत बड़ा जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, वो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ डिमांड भी है।
जैसे कहा जाता है ना 4D या 3D का इसमें कंसेप्ट प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया 3D। जैसे कहा जाता है कि इंडिया का डेमोक्रेसी, डिविडेंड और डिमांड, ये इंडिया का क्या है 3D इंडिया का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ डिविडेंड है। डिविडेंड का मतलब क्या हुआ, 64% ऑफ द पॉपुलेशन आर लिविंग इन 64% ऑफ पॉपुलेशन आर इन बिटवीन 15 to 64 ईयर्स, 15 साल से 64 साल के बीच में है। और ये बेस्ट फेज होता है किसी जनसंख्या का। आपके घर में क्या हो, बच्चे ज्यादा हो या बूढ़े ज्यादा हो या नौजवान ज्यादा हो, निश्चित रूप से नौजवान ज्यादा हो। तो इंडिया इज अ कंट्री विथ यंग पीपल, भारत नौजवानों का देश है। और 2011 के अकॉर्डिंग जाएंगे तो 64% पीपल इसमें है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये इसका मतलब क्या हुआ, इंडिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया इज डिविडेंड, पॉपुलेशन डिविडेंड, ये हमारे पास है। हमारे पास प्रोडक्टिव पॉपुलेशन ज्यादा है। दूसरा सेकंड जाते हैं तो हमारे पास डिमांड है। डिमांड का मतलब क्या होता है, 140 करोड़ लोग हैं, ठीक है। अगर ये कई बार बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जहां पे वेटिंग लगा हुआ है। अब कुछ कुछ कंपनियां हैं जो कि फोर्ड वगैरह हैं, वो अपनी गाड़ी उतना प्रैक्टिकल नहीं था, उनके कंपटीटर ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली प्रैक्टिकल थे। जैसे इनोवा गाड़ी है, चाहे अर्टिगा गाड़ी है मारुति, ये स्विफ्ट डिजायर है, इनका बुलेट जो बाइक है, पता चला कि इनका 6-6 महीने का वेटिंग लगा हुआ है। अभी आप जाएंगे तो आपको ये नहीं मिलेंगी गाड़ियाँ, इनका जो नंबर है आपका 6 महीने बाद आपका नंबर आएगा। तो सोचो इतनी बड़ी जनसंख्या और वेटिंग लगा हुआ है गाड़ी में, तो उस कंपनी के साथ सेल की कोई दिक्कत ही नहीं है। जापान में जाएंगे तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, बना के बैठे हुए हैं, खरीदने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिमांड, तो डिमांड इज आल्सो अ बिग स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और नेक्स्ट होता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि आपके जो पॉलिसी होते हैं वो बड़े, ठीक है, माने बहुत सारे डिस्कशंस के बाद कंक्लूड होते हैं और उसमें एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। अब जैसे अभी श्रीलंका में जाएंगे तो श्रीलंका के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई, श्रीलंका की जो प्रेजेंट सरकार है वो सारा का सारा राजपाक्से परिवार हो गया है, ठीक है। वो सब 3-4-5 भाई हैं, भतीजे वगैरह सब मिलजुल के श्रीलंका की सरकार चल रही है। और उसमें जो अभी ही जो प्रेसिडेंट हैं उनके दिमाग में पता नहीं कहां से एक निगेटिव, एक खुराफात उनके दिमाग में आ गया, इम्प्रैक्टिकल कंसेप्ट, चूंकि ऑलमोस्ट ऑटोक्रेसी है वहां पे, कहने के लिए डेमोक्रेसी है। तो उनके दिमाग में ये बैठ गया कि हमें क्या करना चाहिए, श्रीलंका शुड बी ऑर्गेनिक स्टेट, ऑर्गेनिक कंट्री। श्रीलंका विल बी, जैसे सिक्किम क्या है, सिक्किम एक ऑर्गेनिक स्टेट है भाई। 100% वहां पे जो प्रोडक्शन होता है वो प्रोडक्शन, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के बिना होता है। नेचुरल जो कहा जाए नेचुरल फार्मिंग वहां पे होती है। जो आपके फर्टिलाइजर्स हैं चाहे पेस्टिसाइड्स हैं, ये सारे के सारे जो हमारा ट्रेडिशनल मैन्योर्स हैं वो सारे के सारे उसमें यूज होते हैं। जो गोबर वगैरह होता है वो उपयोग होता है। तो सिक्किम एक 4 लाख की जनसंख्या वाला राज्य है और उसके साथ एक इतना बड़ा देश है जो कि सिक्किम कैन एक्सपेरिमेंट विथ ऑर्गेनिक फार्मिंग। सिक्किम ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ प्रयोग कर सकता है, क्योंकि वहां प्रोडक्टिविटी अगर कम भी होती है तो वो अनाज उसको बाहर के राज्यों से मिल जाएगा, सेंट्रल पुल से उसको अनाज मिल जाएगा और भूखमरी की समस्या नहीं आएंगे। लेकिन श्रीलंका के साथ, श्रीलंका एक कंट्री है, ठीक है, और उस कंट्री में आप एकदम से ये डिक्लेयर कर देंगे कि बाय दिस डेट श्रीलंका विल बी एन ऑर्गेनिक कंट्री, और यूनाइटेड नेशन में जा करके आप लंबी लंबी बातें बोल आएंगे, ठीक है, कि श्रीलंका इज इमर्जिंग एज एन आइडियल कंट्री, ठीक है, विथ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, इको फ्रेंडली फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो आपने बोल तो दिया, लागू भी कर दिया, ठीक है। और वहीं पे क्या होता है, अगर ये डेमोक्रेसी होता तो इसका पार्लियामेंट में खूब छिलाई होता। अगर आप आइडिया देते तो कम से कम 20 लोग उसका विरोध करते, हर लेवल पे विरोध होता कि भाई ये पॉसिबल नहीं है। कई सारे ब्रेन उसमें काम करते, सचिव सेक्रेटरी लेवल पे ब्रेन काम करते, भाई फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करते, इस तरह के बहुत सारे लोग काम करते। और फिर आपको एक बार जो प्राइम मिनिस्टर के दिमाग में है भी तो कई सारे जो लोग बैठते तो उनके माइंड को चेंज करते। लेकिन श्रीलंका में चूंकि ऑटोक्रेसी है, ऑटोक्रेसी में क्या होता है कि भाई जो बॉस ने बोल दिया, ठीक है, वो सही है, आप उसका विरोध करेंगे तो आपको हटना पड़ेगा वहां से। और वही श्रीलंका में हुआ। और श्रीलंका में आज की डेट में है कि श्रीलंका इज पासिंग थ्रू अ फेज ऑफ डीप क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। श्रीलंका में खाद्यान्न की उपलब्धता की गंभीर संकट, राशनिंग हुआ पड़ा है अनाज का, अनाज ही नहीं है उनके पास। और उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है, मल्टीपल रीजन है लेकिन उसमें सबसे बड़ा रीजन ये है। और उस रीजन के कारण क्या हुआ है कि अब आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, और इंपोर्ट करना पड़ेगा तो फॉरेन करेंसी रिजर्व, और फॉरेन करेंसी रिजर्व का एक मेजर पार्ट आपका पहले से चाइना का लोन चुकाने में खर्च हो रहा था। और फॉरेन करेंसी रिजर्व आपका 550 बिलियन यूएस डॉलर तक है और उनका 4-5 बिलियन यूएस डॉलर पे है। तो उस 4-5 बिलियन यूएस डॉलर से आप अनाज खरीदेंगे या चाइना के लोन को
चाइना का इंटरेस्ट पे करेंगे और चाइना का इंटरेस्ट नहीं पे करेंगे तो फिर उसके लिए क्या होगा, चाइना श्रीलंका क्या होगा, डेट साइकिल में फंस गया है। नहीं कहा जाता है कर्ज दुष्चक्र में फंस जाना, चाइना के ही कर्ज चुकाने के लिए चाइना से फिर नया कर्ज ले रहे हैं। ये चीज हो रहा है वहां पे कि हम्बनटोटा पोर्ट और बाकी सारा लेने के लिए आपने पहले चाइना से कर्ज ले रखा है और उस कर्ज का इंस्टॉलमेंट पे करना है, पैसा आपके पास है नहीं, तो आप क्या करते हैं, चाइना से फिर नया कर्ज लेते हैं। चाइना के कर्ज को चुकाने के लिए चाइना से नया कर्ज लेना, तो ये एक डेट क्राइसिस में चाइना, ये श्रीलंका है, श्रीलंका फंस गया है और अनाज की वहां पे सीरियस क्राइसिस हो गई है। ठीक है, तो उसी में आता है कि चाइना से जितना बच के रहे उतना ही। तो ये सारे देश जो स्ट्रगल कर रहे हैं, इससे एक वर्ल्ड ऑर्डर में जो चाइना एक पॉजिटिवली इमर्ज कर रहा था एज ए वर्ल्ड पावर, वो धीरे धीरे जो भी उसके पास नजदीक गया, ठीक है, उनके साथ जो ट्रबल हुआ, उस ट्रबल से अदरवाइज जो कंट्रीज हैं उनको एक सीख मिल रही है कि चाइना से दूर रहना ही, क्योंकि चाइना डोनर नहीं है, चाइना इज नॉट ए डोनर कंट्री। जैसे कहा जाता है कि जो पैसा, अफगानिस्तान की ही बात है, जो पैसा अमेरिका अफगानिस्तान में दे सकता है वो पैसा कोई देश नहीं दे सकता, रसिया कभी नहीं दे सकता, चाइना तो देने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। चाइना क्या करता है भाई, चाइना किसी भी देश को, चाइना 3 तरीके के पैसे जाते हैं किसी देश में, असिस्टेंस के रूप में, सहायता के रूप में, वापस नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट के रूप में, आप अपने जोखिम पे इन्वेस्ट करिए, अपने जोखिम पे अगर लेके जा सकते हैं तो लेके जाइए, नहीं तो वहीं रह जाएगा। और तीसरा होता है कर्ज के रूप में, इन्वेस्टमेंट हमने किया, दिया पैसा आपको 8% 7% ब्याज पे, वर्ल्ड बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% या उससे कम है और चाइना का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। तो ये क्या करते हैं चाइना का, तो चाइना मोस्टली क्या करता है, कौन सा नहीं, तो चाइना से इजीली मिल जाता है। चाइना के साथ है कि कई सारे हमारे इजी लोन मिल जाता है, जैसे सीपेक है तो सीपेक मिल गया, और चाइना के डेट ट्रैप में जो फंस जाता है देश, उससे कहां बाहर निकल पाता है, ठीक है, तो उससे वो बाहर नहीं निकल पाता है चाइना के डेट ट्रैप में फंसने के बाद। तो श्रीलंका का वही हाल है, पाकिस्तान का, और जो जहां पैसा लगाता है, माने अपना ही कर्जा दे करके आपका सीपेक बना देगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना देगा और कहेगा कि हम इसको यूज करेंगे, चाइना विल यूज इट, और उससे जो रेवेन्यू आप मिलेगा उससे हमारा कर्ज आप चुका दीजिएगा। लेकिन अगर गलती से अगर आप हमारा कर्ज नहीं चुकाएंगे तो 3 साल बाद ये इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा हो जाएगा फॉर 99 ईयर्स। ठीक है, हम्बनटोटा के साथ यही हुआ, हम्बनटोटा बंदरगाह उसने बनाया, श्रीलंका को कहा कि आई विल यूज इट, मैं इसको यूज करूंगा, ठीक है, और यूज करूंगा, उससे जो आपको प्रॉफिट होगा उससे आप मेरा कर्ज चुका दीजिएगा। हो गया, और उसके बाद भाई इकोनॉमिक पर्पस के लिए मैं इसको यूज करूंगा। और उसके बाद क्या हुआ, 3 साल तक चाइना ने डेवलप तो कर दिया लेकिन उसको यूज ही नहीं किया, और जब यूज नहीं करेंगे तो फिर आपको पैसा क्यों देंगे, तो यूज नहीं किया, और यूज नहीं किया तो हम्बनटोटा में जो इन्वेस्टमेंट था, ठीक है, जो चाइना का दिया हुआ कर्ज था, श्रीलंका गवर्नमेंट वो लॉस में चला गया, और लॉस में चला गया तो श्रीलंका वाज नॉट एबल टू पे द इंस्टॉलमेंट्स ऑफ दिस लोन। तो नियम के अनुसार, जो समझौते के अनुसार, हम्बनटोटा बंदरगाह 99 साल के लिए किसको मिल गया, चाइना को। और अब जो वो पूरा एरिया है, वो एरिया है उसमें श्रीलंका के लोग घुस नहीं सकते, और उसके बाद वो लिया था इकोनॉमिक पर्पस के लिए, अब यूज कर रहा है उसको मिलिट्री पर्पस के लिए, सारे उसके सबमेरिन्स वगैरह हैं उसके वहां पे हैं, और इंडियन ओशन में श्रीलंका को, चाइना को एक स्ट्रॉन्ग बेस मिल गया। वही हाल सीपेक के साथ है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के साथ है, ठीक है। तो ये तो धीरे धीरे ये चाइना का जो डेट डिप्लोमेसी है, इंडिया ने चाइना से 1 रुपया भी कर्ज नहीं लिया हुआ, सिंगल रुपया कर्ज नहीं लिया हुआ है, लेकिन इसका कहीं से मतलब नहीं है कि इंडियन कंपनीज ने कर्ज नहीं लिया हुआ है, इंडियन कंपनीज ने कर्ज ले रखा है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं लिया हुआ है। कंपनीज में कैसे, जब जैसे पावर प्रोड्यूसिंग जो कंपनी है, बिजली उत्पादक कंपनियां हैं, वो चाइना से जो बिजली के लिए जो उपकरण खरीदे हैं वो कर्ज पर है, अब हमने टेक्नोलॉजी दे दीजिए, आई विल पे इट इन इंस्टॉलमेंट, कंपनी टू कंपनी है ये। हाँ, तो हुआ ना, मैंने एक तरह से भाई सरकार, मैंने वो तो आया ना इसमें, जैसे पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी वाली, तो उन्होंने ले रखा है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना से। ये कई सारे जो बाइजू थे, इसमें जो स्टार्टअप थे, स्टार्टअप में भी चाइना का सॉफ्ट बैंक और कई सब इसमें पैसे इन्वेस्ट करते थे, चाइना के बैंक उसमें पैसे, चाइना वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर इमर्जिंग स्टार्टअप्स। जो स्टार्टअप थे, जैसे पेटीएम था, चाइना का पैसा उसमें लगा हुआ था। तो चाइना से पैसा इंडिया में आया हुआ है, कंपनीज ने, इंडियन कंपनीज ने ले रखा है, लेकिन वो क्या ले रखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीधे 1 रुपया नहीं लिया हुआ है। जबकि पाकिस्तान में क्या है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ले रखा है, गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका ने ले रखा है, बांग्लादेश समय रहते ही पहचान में आ गया, म्यांमार समय रहते ही पहचान आ गया,
और हमारे साथ क्या होता है, हमारे फॉरेन पॉलिसी में और उनके फॉरेन पॉलिसी में एक मेजर डिफरेंस होता है कि जो हमारा फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है, उसमें हम एक थ्योरेटिकली रहते हैं, भाई हम तालिबान का समर्थन नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, हम म्यांमार में जुंटा गवर्नमेंट है उसका समर्थन नहीं करेंगे मिलिट्री का, हम आंग सान सू की का करेंगे तो हम करेंगे उन्हीं का। अब चाइना के साथ क्या है, कोई भी वहां रहे हमारा क्या जा रहा है, वो अपने लोगों को मार रहा है ना, तो वो व्यवहारिक है, वो प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल होने के कारण वो अपना जगह बना लेते हैं वहां पे। इंडिया जगह नहीं बनाता है, हमारी अपनी कुछ मजबूरियां हो जाती हैं। तो लेकिन फिर भी इंडिया ने देखा म्यांमार में कि हम थ्योरेटिकल जो फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं, तो चाइना हमारे पड़ोस में ही आके पूरा फैल गया, तो इंडिया ने भी अपना पॉलिसी चेंज किया। और आंग सान सू की से एक इंडिया को सीख भी मिली थी कि वो पढ़ी लिखी थी यहाँ के LSR की, और वहां गई तो पता चला कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी तो प्रो इंडिया के बदले प्रो चाइना स्टैंड उसने ले लिया। तो इंडिया ने कहा, देखा कि भाई जुंटा का हमने विरोध किया आंग सान सू के लिए, और जब ये बनी तो ये क्या हुआ, हमारे फेवर में आने के बदले किसके फेवर में चली गई, तो इंडिया ने फिर अपना पैटर्न चेंज कर लिया, चलो उसी का समर्थन करते हैं। लेकिन फिर कई सारे इंटरनेशनल रिलेशन की दिक्कतें हैं, खैर कोई नहीं, लिखो विषयांतर हो गए, क्या लिखे 1307 है, ठीक है। पैरा चेंज करके लिखो, किसी भी देश या राज्य की जनसंख्या का दो आर्थिक महत्व है, देयर आर टू इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ, किसी भी देश या राज्य की जनसंख्या का दो आर्थिक महत्व है, दो तरह का आर्थिक महत्व है, देयर आर टू टाइप ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए स्टेट और कंट्री, दो आर्थिक महत्व है। फर्स्ट देखो, उत्पादक के रूप में, एज ए प्रोड्यूसर, ठीक है, उत्पादक के रूप में, पैर भी इस तरह से पैर बना के भी कर सकते हैं, एज ए प्रोड्यूसर, उत्पादक, और दूसरा उपभोक्ता, कंज्यूमर। तो उत्पादक क्या करते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, ये कंट्रीब्यूट्स इन प्रोडक्शन, और कंज्यूमर क्या करते हैं, ये डिमांड को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ये उत्पादन बढ़ाते हैं, और ये क्या करते हैं, मांग बढ़ाते हैं, ठीक है। आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अब देखो, तो अगर दोनों में किसी भी देश की जनसंख्या के बारे में देखा जाए, तो उस किसी देश की जनसंख्या को कब रिसोर्स मानेंगे आप। रिसोर्स मतलब का मतलब होता है भाई जो कंट्रीब्यूट करता हो उसको रिसोर्स कहा जाता है, संसाधन। जैसे आप हैं तो आपका दो पक्ष है, एक है धरती पर बोझ, घर पर और धरती पर बोझ, और दूसरा रिसोर्स, संसाधन। तो आप क्या हैं, किसको रिसोर्स कहा जाएगा, जो अधिक कमाए और कम खाए, नहीं, उसको रिसोर्स कहा जाएगा। और जो अधिक खाए और कम कमाए तो उसको क्या कहा जाएगा, बोझ। और जो जीरो कमाए वो तो महाबोझ कहा जाएगा क्या। तो अब देखने की बात है कि जो बिहार की जनसंख्या है, उस जनसंख्या में कमाने वाले ज्यादा हैं या खाने वाले ज्यादा हैं, ठीक है। तो अगर ये ज्यादा होगा और ये कम होगा तो दिस पॉपुलेशन विल बी नोन एज बर्डन ऑन इकोनॉमी, ठीक है। और उल्टा हो जाए तो ये ज्यादा हो और ये कम हो तो पॉपुलेशन विल बी कंसीडर्ड एज एसेट्स और रिसोर्स फॉर इकोनॉमी माना जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पे देखने की बात है कि भारत और बिहार की क्या स्थिति है, उत्पादक ज्यादा है कि उपभोक्ता ज्यादा है। तो वैसे ही देखो, जैसे जनसंख्या में करीब 48-49% महिलाएं हैं, तो महिलाओं में मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, कंज्यूमर है, होम मेकर है, और होम मेकर का इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होता है। जैसे कहा जाता है ना कि इकोनॉमिक वैल्यू, भाई रिसोर्स तो तब कहा जाएगा जब आपका कोई आर्थिक मूल्य हो, आपके द्वारा किए गए कार्य का आर्थिक मूल्य हो। अगर आपके द्वारा किए गए कार्य का आर्थिक मूल्य नहीं है तो इसका मतलब होगा इट विल बी नॉट काउंटेड इन नेशनल इनकम। आर्थिक, भाई राष्ट्रीय आय में आखिर किस चीज को जोड़ेंगे,
जितनी महिलाएं घरों में काम कर रही हैं, अगर उनको मंथली अगर 15,000, हस्बैंड की सैलरी जितनी है उसमें से 15,000 उस महिला का, ठीक है, फॉर होम मेकिंग, तो क्या हो जाएगा? तो अब आप यहां पे एक इनकम एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है, कि होम मेकिंग एक क्या हो जाएगा, एक सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा। जैसे एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, ठीक है, आप उसके बाद हॉर्टिकल्चर है, इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, सर्विसेज में जाएंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, एक ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो जाएगा। अभी क्या है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज ना होकर के क्या है, ये सोशल एक्टिविटीज है, ये सामाजिक कार्य है, ये आर्थिक कार्य नहीं है, क्योंकि इसका मौद्रीकरण नहीं किया जा सकता। नहीं, एक फिजिक्स में फॉर्मूला आता है कि F इक्वल टू W इक्वल टू F इंटू एस, नहीं, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो जैसे कूली, इसका एग्जांपल होता है, कूली अपने सिर पे एक सामान रख करके कहीं गया, ठीक है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य W इक्वल टू क्या होता है, 0। क्यों? क्योंकि और ये फोर्स जो होता है, फोर्स अप्लाइड इन, ठीक है, तो जैसे ये सामान रखा हुआ है और उस दिशा में फोर्स लग रहा है सिर से, और S लेकिन वहां पे 0 है, माने डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, यही होता है ना। ये जो S होता है वो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, और ये सिर जो फोर्स लगा रहा है उस सामान पे, वो तो ऊपर की तरफ लगा रहा है, और वहां S इक्वल टू क्या है, 0 है। तो S इक्वल टू 0 है, तो ये क्या हो गया, F तो हुआ इंटू 0, और सामान रखा, जब उसने सामान ट्रेन में रखा, कहे कि देखो ये फार्मूला होता है और इस फार्मूले के अनुसार तुमने कोई काम नहीं किया है, अब इसलिए अब यहां से टमटम बढ़ाओ, ठीक है, तो क्या करेगा वो, आ रहा समझ में। तो उसी तरह से जो महिला के द्वारा दिन भर कार्य किया जाता है और शाम को उसके हस्बैंड द्वारा क्या कहा जाता है, पता नहीं दिन भर क्या करते रहती हैं, नहीं कहा जाता है ना इस तरह का। ये बड़ा कॉमन हर घर की ये कहानी है, ये दिन भर पता नहीं क्या हो रहा है। तो अब ये जो चीज है, तो वही वर्क डन इक्वल टू क्या हुआ, 0। और उस महिला, तो ये जो महिलाओं में एक बहुत बड़ी जनसंख्या है, तो वो तो डिपेंडेंट हो गई। इनके अलावा जाएंगे तो भाई 15 साल से कम उम्र के लोग हैं, वो भी डिपेंडेंट हैं, जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं वो भी डिपेंडेंट हैं। तो ऐसी स्थिति में जाएंगे तो एक मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन तो डिपेंडेंट ही है, और प्रोडक्शन वाले तो कम है। अब बिहार में जाएंगे तो बिहार का एवरेज पॉपुलेशन 20 साल है, जबकि देश का एवरेज पॉपुलेशन 24 साल है, 24 ईयर है। बिहार का एवरेज पॉपुलेशन 18.5 ईयर्स था, यूपी का 20 साल था। तो बिहार में तो अभी अधिकांश लोग डिपेंडेंट वाले फेज में ही हैं, जबकि देश में 64% लोग इंडिपेंडेंट हैं, माने प्रोडक्शन में उनका इन्वॉल्वमेंट है। तो इस तरीके से देखिए इसका, तो उसमें क्या लिखे, नीचे लिख लो, लिखो जनसंख्या के मानव संसाधन होने के लिए, पॉपुलेशन टू बिकम ह्यूमन रिसोर्स, पॉपुलेशन टू बिकम ह्यूमन रिसोर्स, जनसंख्या के मानव संसाधन होने के लिए जनसंख्या का मानव संसाधन होने के लिए कुल जनसंख्या में इन टोटल पॉपुलेशन रिलेटिव शेयर ऑफ, इन टोटल पॉपुलेशन रिलेटिव शेयर ऑफ, कुल जनसंख्या में उत्पादक जनसंख्या की सापेक्षिक भागीदारी अधिक, रिलेटिव शेयर ऑफ प्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन शुड बी मोर देन कंज्यूमिंग पॉपुलेशन। कुल जनसंख्या में क्या लिखें, उत्पादक जनसंख्या की सापेक्षिक भागीदारी अधिक तथा उपभोक्ता जनसंख्या की, उपभोक्ता, एक मिनट, उपभोक्ता या ऑब्लिक देकर लिख दीजिए, निर्भर, डिपेंडेंट जनसंख्या की सापेक्षिक भागीदारी कम। सापेक्षिक भागीदारी कम होनी चाहिए। जनसंख्या की सापेक्षिक भागीदारी कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है इसमें, लेकिन अब देखने की बात है कि व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ इंडिया एंड व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ बिहार, ठीक है, ये देखने की बात है। उसमें लिखो 2011 की जनगणना के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011,
in total population of country, share of young population was 64%. क्या लिखे? कुल जनसंख्या में नौजवान जनसंख्या की भागीदारी भागीदारी 64%. शेयर ऑफ यंग पॉपुलेशन इज 64%. देखो बिहार में, इन बिहार, अभी बिहार में कितना है ये? 49%. देखो बिहार में यह प्रतिशत, इन बिहार दिस परसेंटेज इज, एक मिनट, बिहार जब कहा जाता है कि जब पूरा देश बूढ़ा हो जाएगा तो बिहार क्या रहेगा? नौजवान रहेगा. नहीं, जब पूरा विश्व बूढ़ा हो जाएगा तो भारत नौजवान रहेगा. और जब पूरा भारत बूढ़ा हो जाएगा तो बिहार क्या रहेगा? नौजवान रहेगा. क्यों? क्योंकि देश का जो 24 साल है, कर्नाटका और तमिलनाडु का 31 साल है, चाइना जापान वगैरह के जाएंगे तो चाइना का 37 साल है. एवरेज एज माने कुल जनसंख्या में जो औसत उम्र है वो औसत उम्र के अनुसार. अभी देश में, पूरे देश में घूमिए तो आपके एज के लोग ही बहुत सारे दिखेंगे, आप लोगों के एज के लोग ज्यादा दिखेंगे. ठीक है, लेकिन सोच के देखो आज से 20 साल बाद ये जो ज्यादा दिखने वाले हैं उसमें से आधे के बाल झड़ जाएंगे तो क्या दिखेंगे? कौन दिखेगा टीवी पर? कौन दिखेगा? यही जो आज ये सब ललन टॉप पे और कौन कौन पे जो आपके जैसे लोग दिखते हैं, यही लोग 20 साल बाद क्या हो जाएंगे? और पके हुए दिखेंगे. बॉलीवुड में भी जाएंगे तो उसमें जो कैटरीना कैफ और बाकी सब दिख रहा है वो एज भी क्या हो जाएगा 20 साल बाद? पता चला कि 60 साल के लोग कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं, हीरो हीरोइन का रोल प्ले कर रहे हैं, दांत टूटा हुआ है और क्या रोल प्ले कर रहे हैं. ऐसा होगा ना. तो ये चीजें वर्ल्ड लेवल पे हो रही हैं ऑलरेडी. आप बीबीसी में जाइए, आप सीएनएन में जाइए, आप देखिए वहां के एंकर जो बैठे हुए उनका एज क्या है, और इंडिया के किसी टीवी चैनल पे जाके देखिए उनका एज क्या है, और बिहार में जाके देखेंगे तो देखेंगे कि ठीक है, अब तो खैर बिहार में भी काम चल, नहीं तो अदरवाइज बिहार में अधिकांश लोग क्या दिखेंगे? एकदम बच्चा बच्चा टाइप के लोग आपको दिखेंगे ज्यादा लोग. आज से 10-15 साल पहले बिहार में किसी ट्रेन में जाइए तो हस्बैंड वाइफ है, उनके साथ 10-12 बच्चे हैं. लेकिन अब क्या हुआ? 10-12 साल से धीरे 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 वो बढ़ गए. तो अब आपके एज के लोगों की संख्या ज्यादा हो रही है और इसके और भी इकोनॉमिक वैल्यूज हैं. तो ये 49% है. अच्छा चलो मैं बताता हूँ, खाली जगह छोड़ दो. बिहार के का प्रतिशत खाली है, बस खाली जगह छोड़ दीजिए. नीचे लिखिए, नीचे लिखिए. देखो इस प्रकार, इन दिस वे, प्रकार भारत एवं बिहार लंबे समय तक, इंडिया एंड बिहार फॉर लॉन्ग पीरियड पास्ड थ्रू अ फेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. भारत और बिहार लंबे समय तक जनसंख्या विस्फोट की अवस्था से गुजरा है. इंडिया एंड बिहार पास्ड थ्रू अ फेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. लंबे समय तक जनसंख्या विस्फोट की अवस्था से गुजरा है. ठीक है, उसको 49% लिख दो, हम फिर चेंज करा देंगे, चेक कर लेंगे एक बार और. 49%. अब देखो क्या है, यहां से एक हेडिंग क्या बन गया, ये तो हमने एक इंट्रोडक्शन क्रिएट किया. अब यहां से एक पक्ष आ गया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का. व्हाट इज द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में क्या होता है कि एक, जैसे मान लो इस तरीके से एक डायग्राम अगर बनाए हैं देश की, जैसे राज्य की या देश की, अगर कुल जनसंख्या को इस तरीके से एक ब्लॉक से दिखाएं, ठीक है, तो ये जो जनसंख्या है वो उम्र के अनुसार 3 भागों में विभाजित होती है. कौन कौन से 3 भाग में? एक 0 से 14 साल, ठीक है, 14 ईयर्स. ये दूसरा हुआ गया 64 साल, 64 वर्ष, 64 ईयर्स. ठीक है, तो ये जो जनसंख्या है 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर. ठीक है, तो किसी राज्य या देश की जनसंख्या को जनसंख्या विस्फोट की अवस्था तब माना जाएगा when the country or state will be considered as, ठीक है,
considered as population, the phase of population explosion when one will be more than, जब एक क्या होगा, 2 और 3 से अधिक होगा। अर्थात राज्य की कुल जनसंख्या में या देश की कुल जनसंख्या में जब एक नंबर की भागीदारी 2 और 3 से अधिक हो, अर्थात 50%, दोनों को जोड़ के माने इसका मीनिंग ये हुआ कि वहां पे बच्चों की संख्या अधिक है, ठीक है। When 50% population are in phase of young age, in children, in the phase of children, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, this phase will be known as population explosion, ठीक है। अब इसी में क्या हो जाएगा, अभी बताता हूं इसको। एक समय आएगा जब ये सेम वो रहेगा, मान लो इसी तरह का उम्र का और एक डायग्राम बना लें, तो भाई उम्र तो रुका हुआ नहीं है, उम्र तो बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि ये जो 3 नंबर हैं ये गए राम जी के यहां, नहीं, 2 नंबर चले गए 3 नंबर में, यही होगा ना, और 1 नंबर चले जाएंगे 2 नंबर में, ठीक है। और ये बाहर से कुछ नए मेहमान आ गए, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इस फेज में क्या हो जाएगा, ये मान लो अगर 1 है, ये वाला फेज अगर 1 है, तो ये वाला फेज क्या है, 2 है, तो 2 नंबर को क्या कहेंगे, 2 नंबर को क्या कहेंगे, नौजवान जनसंख्या। इसमें क्या है, 2 इज मोर देन 1 + 3, अर्थात उत्पादक जनसंख्या निर्भर जनसंख्या से अधिक है, मोर देन 50% है। तो देन दिस फेज विल बी नोन एज पॉपुलेशन फेज ऑफ पॉपुलेशन डिविडेंड। अब इस फेज में क्या होगा, इकोनॉमी विल स्टार्ट गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम पॉपुलेशन, माने पॉपुलेशन में जो फेवरेबल चेंज आया है उस चेंज से घर की इकोनॉमी, राज्य की इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। यानी कमाने वाले क्या हो गए हैं, ज्यादा, और खाने वाले क्या हो गए हैं, कम। लेकिन पहले वाले में क्या है, अच्छा, इसी में एक तीसरा फेज भी एक और आ जाएगा, थर्ड फेज भी एक आएगा। और उस थर्ड फेज में क्या है, थर्ड फेज में सोचो, इसमें अच्छा ये 3 नंबर तो गए, ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये कहां पहुंच गए, ये 2 नंबर वाले चले गए 3 नंबर में, और यहां पर 2 और 1, इसको क्या बोलेंगे, इकोनॉमी विथ एजिंग पॉपुलेशन। इकोनॉमी विथ एजिंग पॉपुलेशन, जापान ऑलरेडी पहुंच चुका है इसमें, चाइना इज आल्सो मूविंग, ठीक है। इंडिया जब इसमें पहुंच रहा है, चाइना इससे बाहर निकल रहा है, चाइना 2 नंबर से बाहर निकल रहा है और इंडिया इसमें पहुंच चुका है, बिहार अभी पहुंच रहा है। इसलिए देखो बिहार में अब जाके सारे मिडिल स्कूल, अब हाई स्कूल खोला जा रहा है। क्यों हाई स्कूल खोला जा रहा है, यही हाई स्कूल पहले कहा नहीं खोल दिया गया, क्योंकि हाई स्कूल की डिमांड बढ़ गई है, ठीक है। वो बेसिक प्राइमरी एजुकेशन से लोग हाई स्कूल के लेवल पे, और अदरवाइज फिर ITI कॉलेजेस बढ़ रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज सारे जिले में बिहार में खुल रहा है, मेडिकल कॉलेजेस सारे जिले में, MBA कॉलेज, B.Ed कॉलेज। क्यों, क्योंकि ये जो 1 नंबर वाले थे अब धीरे धीरे कहाँ आ रहे हैं। तो अगर आपको घर में अपने घर के तरफ से कोई बिजनेस, एजुकेशन में जाकर के कोई बिजनेस करना हो, कोई कॉलेज स्कूल कुछ खोलना हो, ठीक है, तो एक समय था जब 1 नंबर में खोलना, 1 नंबर की जनसंख्या ज्यादा थी, तो जब 1 नंबर की जनसंख्या ज्यादा थी तो उस समय आपके घर को कौन सा क्या करना चाहिए था, स्कूल खोलना चाहिए था। लेकिन अब अगर किसी को कुछ खोलना है तो क्या करना चाहिए, ये यहां खोलना चाहिए 2 नंबर वाला, माने मिडिल स्कूल नहीं, इसमें भी आ गया इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे कोई खोल दे, मेडिकल कॉलेज खोल दें, B.Ed कॉलेज खोल दें, ITI कॉलेज खोल दें, उसमें सीट भरा हुआ रहेगा, ठीक है। लेकिन ये इसी में क्या हो जाएगा, जब थोड़े दिन बाद जैसे राजस्थान वगैरह में जाएंगे या पंजाब में जाएंगे या उधर जाएंगे, साउथ में जाएंगे, तो ये बच्चे क्या हुआ, ये भी जो शुरू में इसमें भी जगह है, यहां पर कुछ यहां पे, तो जब जनसंख्या का मेजर पार्ट यहां रहेगा तो हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब एवरेज 24 साल से अधिक होने लगेगा तो इसकी जरूरत भी खत्म हो जाएंगी, ठीक है। फिर कहां पहुंच जाएंगे, जब इसकी जरूरत भी खत्म हो जाएंगी, तो यहां पे अब इंजीनियरिंग मेडिकल नहीं चाहिए, अब क्या चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तब गवर्नमेंट विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन स्टार्टअप, स्टैंड अप, मुद्रा योजना, इस तरह की चीजों पे, क्योंकि ये जो यूथ हैं उनका। लेकिन फिर वही क्या हो जाएगा, तो इसीलिए देखो ये जितने हरियाणा, पंजाब और ये सारे एरियाज हैं, सारे के इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज सब बंद हो रहे हैं। आपने सुना होगा, बार बार न्यूज में सुना होगा, हजारों सीट खाली रह जा रहा है। क्यों हजारों सीट खाली रह जा रहा है, वो जो बबल्स था, मछलियों का जो झुंड था,
वो अब घास चरने के लिए आगे बढ़ गई। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? अब आपको इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं चाहिए, अब आपको रोजगार के लिए स्टार्टअप और स्टैंड अप और ये, और हजारों हजार की संख्या में स्टार्टअप खुल रहे हैं, उसका ये फेज होता है। तो ये पूरा डेमोग्राफी के एक स्ट्रक्चर है, और देखने की बात है कि आपका बिहार कहाँ है इसमें। और गवर्नमेंट इसी पॉपुलेशन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के पॉलिसी मेकिंग होते हैं। ठीक है, आज से 10 साल, आज से 15 साल पहले बिहार गवर्नमेंट अगर बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दे और प्राइमरी स्कूल नहीं खोले तो सोचो बिहार की जरूरतें पूरी नहीं होती। लेकिन अब जा करके, चूंकि बिहार में मेजोरिटी 88% लोग गांव में रहते हैं, और ये गांव में रहने वाले बहुत कम परसेंटेज है जो पंजाब, हरियाणा और बाकी साउथ जा करके इंजीनियरिंग या टेक्निकल डिग्री प्राप्त किया। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ बिहार का पॉपुलेशन, हाँ गए जरूर बाहर जो आप सुनते हैं, लेकिन उनकी संख्या क्या थी? कम थी। अब जो मास है वो मास बिहार में ही लोअर प्राइमरी स्कूल, बिहार में ही मिडिल स्कूल, बिहार में ही हाई स्कूल, अब बिहार में ही अब क्या चाहिए उसको? आईटीआई। चूंकि वो बाहर नहीं जा सकता आईटीआई के लिए, वो बाहर इंजीनियरिंग के लिए नहीं जा सकता, वो बाहर मेडिकल के लिए नहीं जा सकता। वो जो मास पॉपुलेशन है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं जो थोड़े दिन पहले बाहर जा करके पढ़ा करते थे, वो बहुत कम परसेंटेज था, 5% था। वो जो 95% जनसंख्या है उसको राज्य में ही ये इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और राज्य में अगर सरकार अपने पॉलिसी के थ्रू अगर ये चीज नहीं राज्य में सरकार ने दिया तो क्या हो जाएगा? लोग अनपढ़ रह जाएंगे, अनस्किल्ड रह जाएंगे, बिना टेक्निकल एजुकेशन के रह जाएंगे। वो पंजाब हरियाणा के कॉलेजेस में जाकर के उतना उनका फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है, उनका मोटिवेशन भी वो नहीं है कि वहां जाकर के वो क्या करें, वहां जाकर के पढ़ के आके अपनी टेक्निकल जरूरतों को पूरा करें। ऐसा नहीं हो पाएगा। तो बिहार गवर्नमेंट ने समय रहते ही ये जो पॉलिसी मेकिंग होता है, सरकार तो काम करती ही रहती है, जो पॉलिसी मेकिंग है, ठीक है, तो सरकार के प्रायोरिटी में अब उसी में जरूर कहा जाता है, जैसे कहा एक होता है कि करप्शन ना रहे, तो पॉलिसी मेकिंग, तब करप्शन में क्या होता है ना कि इंटेंसिटी खत्म हो जाती है, फोकस खत्म हो जाता है। अदरवाइज कोई भी 10-12 नेता भी, 10-12 अधिकारी भी ऐसे रहे जो करप्शन में नहीं हो, तो उनका वो स्कूल रहेंगे और राज्य की जरूरतों को, जो रिपोर्ट्स आएगा उसको वो पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे उसके अनुसार पॉलिसी मेकिंग करेंगे। नहीं तो कई बार ऐसा नहीं होता है कि जनता की जरूरतें कुछ और है, ठीक है, और सरकार किसी और दिशा में घूम रही है। ठीक है, तो वो फिर वो बहुत खराब स्थिति होता है। उस स्थिति में जो पॉपुलेशन का जो ये दूसरा नंबर का जो पोटेंशियलिटी है वो एग्जॉस्ट हो जाता है विदाउट कंट्रीब्यूटिंग इन इकोनॉमी। और ये चीज पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान में भी ये फेज है, दूसरे फेज में लोग हैं, वहां भी यूथ हैं। कभी आप टीवी पे, वहां पे यूट्यूबर्स बहुत सारे हैं, लोगों ने यूट्यूब चैनल बना रखा है, और उनको पता है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको इंडिया में भी बड़े पैमाने पर देखा जाता है। तो इसलिए जब भी वो शुरुआत करते हैं तो उसमें ये माने तीनों तरह के विश, सत श्री अकाल, नमस्कार और ठीक है सलाम अलैकुम, ये तीनों बातें करते हैं वो, क्योंकि उनको पता है कि नमस्कार वाला भी इसको देख रहा है, इस हमारे चैनल को। ठीक है, तो वहां पे जब कभी जाएंगे पाकिस्तान में तो लोग बनाते हैं तो उनका एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है कई सारे यूथ का, इंडिया और पाकिस्तान से जब वो कंपेयर करते हैं, इंडिया में आपको क्या अच्छा लगता है। तो हमने कई बार सुना, कई सारे यूथ से सुना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे या वर्ल्ड की जो इमर्जिंग जरूरतें थी उसके लिए जो पॉलिसी डिसीजन लिया और उसके लिए जो तैयारी किया वो पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं कर पाई। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आपके यहाँ बेंगलोर हुआ, आपके यहाँ कई सारे, हैदराबाद हुआ, आपके यहाँ गुड़गांव हुआ, ये टेक्नोलॉजी हब के रूप में निकल के आए। और टेक्निकल आप समझ रहे हैं कि आज 38% के आसपास जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो कैलिफोर्निया में, सिलिकॉन वैली में जो हेड हैं वो सब इंडिया के लोग हैं। तो हमने उस तरह की तैयारी करी थी तब ना वो वहां पे वो एडजस्ट हो पाए। हमारे पास तैयारी ही नहीं रहता तो क्या करते। तो उनका ये कहना होता है कि जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे जितने बढ़ के फोकस किया और अपने यूथ को इस तरह से ट्रेंड किया जो आज वर्ल्ड लेवल पे, और इंडिया आज एक आईटी सुपर पावर के रूप में ह्यूमन रिसोर्स के लेवल पे जाए तो है बना हुआ है, उसके में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इस पर फोकस नहीं किया। वो एक कश्मीर के पीछे करते करते पूरा अपना 74 साल खराब कर लिए। मैंने कश्मीर के पीछे अपना टाइम खराब करके, नहीं तो कश्मीर को थोड़े दिन साइडलाइन कर लेते तो आज इंडिया से ज्यादा डेवलप्ड रहता पाकिस्तान। और ये कश्मीर के पीछे पीछे अपना सब गड़बड़ कर लिया, फनाटिसिज्म को बढ़ावा दे दिया, जैसे मोहम्मद को बढ़ावा दे दिया। और ऐसे लोगों को जब अपने यहाँ देंगे तो उनके पास फंड होता है, और वो फंड क्या करते हैं, यूथ को दे करके अपने टेररिज्म में ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें गड़बड़ हो गई पाकिस्तान का। तो कभी यूट्यूब चैनल देखिएगा तो उसमें आएगा। तो बिहार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज अलर्ट, नाउ अलर्ट। पहले भी अलर्ट थी उस समय की जरूरत के अनुसार, और अब अलर्ट है अब की जरूरत के अनुसार।
ठीक है। लेकिन अब बिहार गवर्नमेंट की बात करें तो बिहार गवर्नमेंट अब की जरूरत के अनुसार बिहार गवर्नमेंट अलर्ट है। अब रह गई बात आगे, तो आगे के लिए भी 7 निश्चय 2.0 में ये जो मेन फोकस एक है टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वो हर जिले में टूल रूम बनाना और टूल रूम में लोगों को स्किल्ड करना और स्किल्ड करके उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रमोट करना, ये बिहार गवर्नमेंट भी। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने जो आपको दिखाया, इसके लिए एक पॉजिटिव माइंड दिमाग में रखना चाहिए। इसी तरह के स्ट्रक्चर का कंसेप्ट अगर दिमाग में रहेगा तो कई आंसर लिखा जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आगे लिखो, क्या लिखें? गुजरा है। देखो, जनसंख्या विस्फोट का तात्पर्य, द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मीन्स, विस्फोट का तात्पर्य, ठीक है, डैश दे करके ये वाला बना लीजिए, डायग्राम ना हो तो। ये पहला वाला जो था, पहला वाला क्या था? 1 2 3 14 ईयर्स, 64 ईयर्स, और ये हैं बच्चे, ये हैं नौजवान, और ये हैं वृद्ध, ओल्ड एज, यंग एंड चिल्ड्रन। अब ऐसा मत बनाना कि तीनों एक ही बराबर हो, क्या? तीनों ब्लॉक एक ही बराबर नहीं होना चाहिए। नीचे जोर जबरदस्ती लिख रहे हैं कि 1 इज मोर देन 2 + 3। अब डायग्राम बनाए हुए हैं बराबर बराबर, 33% का 1 इज मोर देन 2 + 3। लिख लो, अर्थात इसमें लिख लो, एक इज मोर, ये लिख दीजिएगा 1 इज मोर देन 2 + 3। अर्थात कुल जनसंख्या में, इन टोटल पॉपुलेशन, बच्चों की संख्या इन टोटल पॉपुलेशन, द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस आर मोर देन 50%, 50% से अधिक, मोर देन 50%, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस आर मोर देन 50%। और ये कब होगा? जब कब होगा? एक्चुअली डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है। उस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में एक प्रोविजन एक होता है, उसके 5 फेजेज हैं, ज्योग्राफी वाले टीचर बताते हैं, क्योंकि जनसंख्या इकोनॉमी का भी है और जनसंख्या ज्योग्राफी का भी है, मानव भूगोल जो वहाँ होता है ना उसमें। तो ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में 5 है, 5 फेजेज आए। पहले तो 3 ही होते थे, लेकिन अब 5 फेजेज हैं। उसमें होता क्या है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन ग्रोथ इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, अदरवाइज हमारे यहाँ जाएंगे तो जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के मल्टीपल कारण हैं, यहाँ हमारे यहाँ इकोनॉमिक कारण कम है और सोशियो कल्चरल कारण ज्यादा प्रोमिनेंट है। ठीक है, अगर कोई पूछे लालू जी से जाके कि भाई आपको इतने बच्चे क्यों हुए, और लालू जी केवल नहीं है, ऐसे ऐसे लोग बहुत हैं, लाखों की संख्या में है, कि आपको इतने बच्चे क्यों, पढ़े लिखे लोग, अच्छे पद पे रहने वाले लोग, तो वहां पे देखेंगे कि इकोनॉमिक कारण कम है और सोशियो कल्चरल कारण ज्यादा है। लेकिन अदरवाइज जाएंगे तो इन ग्लोबल लेवल पे, ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर्स आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ और डिक्लाइन ऑफ पॉपुलेशन रदर देन सोशियो एंड कल्चरल। विश्व स्तर पे जाएंगे तो सोशियो और सांस्कृतिक, जैसे सामाजिक सांस्कृतिक कारण है वो सेकेंडरी पक्ष हैं और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स प्राइमरी है। ठीक है, और उसमें आता है कि जैसे मान लो इकोनॉमी को कई भागों में बांटिए, लीस्ट डेवलप्ड, इमर्जिंग, डेवलप्ड, ठीक है, डेवलप्ड प्लस और हाईली डेवलप्ड, 5 फेज में आता है। अदरवाइज WTO के अनुसार जाएंगे तो 3 ही फेज है, लीस्ट डेवलप्ड, इमर्जिंग और डेवलप्ड। ये डेवलप्ड के 3 फेज हैं। इंडिया जैसे डेवलप्ड फेज में है। एक और आता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाएंगे, कई सारे देश आएंगे तो 4th स्टेज में है, और एक होता है जो 5th स्टेज में। अंतर किस में आएगा? जो पहला फेज है वो बहुत गरीबी है, और बहुत गरीबी है तो उसमें क्या होता है, बर्थ रेट और मोर्टालिटी दोनों बहुत ज्यादा रहता है। बर्थ भी ज्यादा है और मोर्टालिटी भी अधिक है, तो भागफल कितना हो जाता है? बराबर। जन्म लिए और साथ में तो बराबर हो गया, पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल रहेगा। इंडिया में जाएंगे तो इंडिया में 1961 तक इस तरह की स्थिति देखने को मिली है, बर्थ भी ज्यादा है, मोर्टालिटी भी ज्यादा है।
और ये मेन क्यों होता है? गरीबी। इंडिविजुअल लेवल पे भी गरीबी होता है और देश लेवल पर भी गरीबी होता है। इंडिविजुअल लेवल पे गरीबी होने से, ठीक है, वो अपने जो हाइजीन है, हेल्थ है, न्यूट्रिशन है, इस पर फोकस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो वहां पे मोर्टेलिटी। और देश स्तर पे भी जाएंगे तो चूंकि वहां पे इनकम कम है, तो इनकम कम होने के कारण आपका जो एजुकेशन, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होता है, न्यूट्रिशन, ये सरकार दे नहीं पाती है। और नहीं देने का इम्पैक्ट जैसे अफगानिस्तान हुआ, जैसे मान लीजिए ये आपके अफ्रीकन कंट्रीज हैं, तो वहां पे क्या होता है, ये सब चीजें जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो सरकार दे नहीं पाती हैं, तो बर्थ भी ज्यादा होता है और साथ में मोर्टालिटी भी ज्यादा होती है। और मोर्टालिटी ज्यादा होने से ओवरऑल पॉपुलेशन क्या होता है? स्टैग्नेंट रहता है। अर्थात इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये इस तरह का स्थिति रहेगा। लेकिन एक सेकंड फेज जब आएगा, व्हेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्टेड, जिसको इमर्जिंग कहा जाता है, उसमें क्या होगा कि एग्रीकल्चर से इकोनॉमी इंडस्ट्री की तरफ आएंगे, मार्केट ओरिएंटेड रूरल से, ठीक है, अर्बन एरियाज की तरफ इकोनॉमी मूव करेंगे, जो रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ इकोनॉमी मूव करेगी, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा कि इंडिविजुअल का भी इनकम बढ़ता है और देश के आय में भी वृद्धि होती है, दोनों के आय में। इंडिविजुअल का इनकम बढ़ता है तब भी कहा जाता है कि व्यक्ति की जब इनकम बढ़ती है तो पहले वो अपने सोशल कंडीशन को इंप्रूव करता है। खर्चा जो होता है वो सोशल फैक्टर्स पे ज्यादा खर्च करता है। जैसे क्या करेगा? एजुकेशन पे, हेल्थ पे, न्यूट्रिशन पे, कपड़ा वगैरह पे, ठीक है, इस पे खर्च करेगा। तब जाकर के वो 4 पहिया खरीदेगा या शेयर खरीदेगा, नहीं, और कुछ करेगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज। पहले वो कहां खर्च करेगा? खाने पीने पे, कपड़ा पे, ठीक है, हेल्थ हाइजीन पे खर्च करेगा। तो व्यक्ति का इनकम बढ़ा तो उसने पहला खर्चा कहां किया? इस पे। और देश का भी इनकम बढ़ा तो वो भी पहला खर्चा उसके द्वारा कहां किया जाएगा? एयरपोर्ट बनाने पे कि हॉस्पिटल बनाने पे? हॉस्पिटल बनाने पे। न्यूट्रिशन लेवल पे, फूड सिक्योरिटी पे, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पे खर्च किया जाएगा, ठीक है, किया गया। अब इसमें जो 2 फैक्टर हैं, मोर्टालिटी और बर्थ, तो जो बर्थ होता है वो इंटरनली गाइडेड होता है। जो बर्थ होता है वो इंटरनली गाइडेड होता है और जो मोर्टालिटी होता है वो एक्सटर्नली गाइडेड होता है। मृत्यु बाहरी कारकों से प्रभावित है। वो यमराज जी अपने मन से नहीं आते हैं, जब उनके लिए आप सिचुएशन क्रिएट करेंगे तभी वो आएंगे, नहीं तो मोर्टालिटी एक्सटर्नल कारण है और जो बर्थ है वो इंटरनली होता है, ठीक है, इंटरनली गाइडेड होता है। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए बच्चा जन्म ले रहा है, भगवान का, यमराज का सिस्टम तो पुराना वाला ही है, लेकिन आज की डेट में जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है वो उसमें भारी गिरावट आ चुकी है। ओवरऑल मोर्टेलिटी भी भाई 10% से कम हो गया है, 9%, 7%, 7-6% पे हो गया है। तो ऐसा क्यों हुआ? भाई हमारे पास जो बच्चा जन्म ले रहा है, तो एक हेल्दी मदर से एक हेल्दी बच्चा जन्म ले रहा है, इंस्टीट्यूशनल बेबी बर्थ हो रहा है हॉस्पिटल में, खान पान, वैक्सीनेशन, थोड़ा भी कुछ हुआ तुरंत इमीडिएट हॉस्पिटल, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो ये इसको बोलते हैं एक्सटर्नली गाइडेड। जब ये बाहर की चीजें सुधरती हैं, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होगा, वैक्सीनेशन होगा, मेडिसिन सारे रहेंगे, खाने पीने की न्यूट्रिशन सपोर्ट रहेगा, हॉस्पिटल सपोर्ट रहेगा, तो मोर्टेलिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एक्सटर्नली गाइडेड है ये। और जो बर्थ है वो क्या है? जब तक उस व्यक्ति के मन में बदलाव नहीं आएगा, जब तक वो इसको भगवान का प्रसाद मानते रहेगा, तब तक बर्थ में कमी नहीं आएगी, ठीक है। लालू जी और राबड़ी देवी जी के साथ क्या दिक्कत थी? भाई भारत में है पुत्र प्राप्ति की अनिवार्यता, एक है, कंपल्सन रहा है। तो पुत्र प्राप्ति की अनिवार्यता में लालू जी को 5 बच्चियां हुई पहले, तब छठे तेज प्रताप जी का अवतार हुआ। और यह सच्चाई है कि हमारे यहां कहा जाता है कि जब बच्चा गर्भ में रहता है तो उसके लिए जो बाहर का सिचुएशन, उसको यूथेनिक्स बोलते हैं, ठीक है। बाहर की परिस्थितियां जैसी रहेंगी, मदर का जो माइंडसेट जिस तरह का रहेगा, उस दौरान बच्चे के ऊपर उसका सीधा इंपैक्ट पड़ता है, उसके ग्रोथ पर, उसके साइकोलॉजी पर सब इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो लालू जी ने तेज प्रताप जी के लिए निश्चित रूप से बहुत प्रयास किया होगा। जैसे नहीं कहा जाता, अकबर के बारे में कहा जाता है कि वो शेख सलीम चिश्ती के दरगाह पे आया था, वहां से पैदल चलते हुए बालू से आया था, यही कहा जाता है ना, अकबर द्वारा खाली पैर बालू पर चलकर यात्रा की गई थी। कहाँ आए थे? सिकंदरा में आए थे, वहां पे फतेहपुर सिकरी शेख सलीम चिश्ती से मुलाकात करने के लिए।
और उस शेख कहा जाता है शेख सलीम चिश्ती के कृपा से सलीम का जन्म हुआ। सलीम का जन्म हुआ और जन्म होने से क्या हुआ, फिर उन्होंने खुश होकर के पूरा फतेहपुर सीकरी एक शहर ही बसा दिया, राजधानी बसाया। लेकिन वो चूंकि इम्प्रैक्टिकल था पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली, तो इसलिए थोड़े दिन के अंदर ही अकबर को उसको छोड़ना पड़ गया और फिर आगरा लौट गए और लाहौर और बाकी सारा फतेहपुर सीकरी केवल वही बन के रह गया, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बन के रह गया केवल। लेकिन वहां पे तो उसी तरह से हमें 100% पता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हमारे यहाँ पुत्र प्राप्ति के लिए जब कठिनाई थोड़ी होती है तो लोग मंदिर मंदिर, ये मनौती वो मनौती सब करते हैं। राबड़ी देवी जी भी पक्का ऐसा बहुत कुछ करी होंगी और इसीलिए तेज प्रताप को कृष्ण बनने में, राधा बनने में, टीका लगाने में, मंदिर में कोई लाज शर्म नहीं लगता है। सच्चाई है क्या ये? क्योंकि देखो कई बार आज के डेट में आज आपके सामने कहा जाए कि कोई लंबा टीका बना लीजिए या राधा बन जाइए, तो आप नहीं बनेंगे। लेकिन तेज प्रताप इस सब चीज को एंजॉय करते हैं। जब स्वास्थ्य मंत्री बने तो अपने घर में उन्होंने मंदिर बनवाया। ये चीज एक यूथ से अपेक्षा की जाती है कि वो अपने घर में सिनेमा हॉल बनवाने के बदले मंदिर बनवाए। तो ये साइकोलॉजी है ये। तो ऐसे जो लड़के होते हैं ना वो थोड़े बिगड़े टाइप के होते हैं, ठीक है। और तेज प्रताप के, तेजस्वी के साथ देखिए तो भाई, लेकिन वहां पे फिर दूसरा कारण लालू जी के साथ लागू हो गया, इसलिए 2 और बच्चियां हो गई। पुत्र प्राप्ति की अनिवार्यता, 5 बच्चियां, उसके बाद तेज प्रताप जी का अवतार हुआ। अब यहां पे एक हुआ कि बच्चों के उत्तरजीविता के प्रति संदेह, देयर इज नॉट कॉन्फिडेंस अबाउट सर्वाइवल ऑफ चाइल्ड। तो ये है, चूंकि मोर्टालिटी बहुत होता था, चाइल्ड मोर्टालिटी, एक अवतार लिए हैं, अगर कहीं गलती से गुलट गए ये तो फिर वो बहुत सारा इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, मुखाग्नि, उत्तराधिकारी, लालू जी का राजपाट कौन संभालेगा? तो क्या होना चाहिए? एक आंख को आंख नहीं माना जाता है, क्या कहा जाता है? 2 आंख होने चाहिए। 2 आंख के चक्कर में 2 और हो गई। तब जाके 9वां जब तेजस्वी, तब जाके लालू जी का फॉर्मूला, लालू जी का फैमिली कंप्लीट हुआ। और ये जो दोनों कारण हैं, ये दोनों कारण बिहार के गांव में या भारत में एक क्रॉस लागू होता है उस टाइम पे। नहीं, हम वो नहीं बोल रहे, हम तो अभी मल्टीपल कारण होते हैं, हम तो एक आपको ऐसे बता रहे हैं। हाँ, मैंने ये तो हम दूसरा उस पे नहीं जा रहा, अभी तो उस पे तो कारण अभी हम कहाँ लिखवा रहे हैं, हम तो आपको वैसे कुछ बातें बता रहे हैं कि ये जो लालू जी के परिवार बढ़ने का, मैंने भारत में क्या है, सोशियो कल्चरल कारण ज्यादा होता है, ठीक है। और सोशियो कल्चरल कारण, उसके अलावा वो जो कृषि एग्रीकल्चर डोमिनेटेड इकोनॉमी होगी, और एग्रीकल्चर में क्या होता है कि भाई ये लेबर इंटेंसिव एक्टिविटी है ये, और जितना अपने घर में ही लोग रहेंगे उससे उसका फायदा ये होगा कि आपको लेबर मोबिलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसलिए जनसंख्या, तो पॉवर्टी भी एक बहुत बड़ा कहा जाए, मेंस में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पॉवर्टी इज द कॉज एज वेल एज पॉवर्टी इज द आउटकम ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। गरीबी जनसंख्या वृद्धि का कारण भी है और गरीबी जनसंख्या वृद्धि का परिणाम भी है। भाई गरीबी के कारण जनसंख्या और जनसंख्या बढ़ने के कारण गरीबी, तो ये होता है। तो ये भी एक फैक्टर है, इसका एक्सप्लेनेशन भी आता है, हम लिखवा देंगे इसको इस पार्ट को। लेकिन यहीं पे क्या होता है कि कुल जनसंख्या में, तो वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में हमने क्या बताया कि वो जो बर्थ होता है वो इंटरनल होता है। जब तक अंदर से ये जो लालू जी के 2 फैक्टर्स थे, अब उसको कौन चेंज करा सकता था, थोड़ा बताओ हमें भाई। 50 बहुत साल लगा है ना इसको चेंज करने में, इस माइंडसेट को कि बच्चियां भी बच्चों से कम नहीं होती हैं, बच्चियां ज्यादा अच्छी हैं। और बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जिनको केवल बच्चे, हमें ही सिर्फ 2 बेटी है, हमारी भी 2 बेटी है, लेकिन अब हमें भी लोग बोलते हैं कि भाई पुत्र रत्न पता नहीं क्या क्या, लेकिन कहीं से ये कंसेप्ट में नहीं है। जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है वो तो बोलता ही है, ठीक है। तो नहीं तो अदरवाइज चर्चा हो गई तो ठीक है, चर्चा करेंगे कि उनका लड़का, इनका तो कोई है नहीं। मान लो गांव में अगर आपके पास 20-25 बीघा जमीन हो, तो लोग जब गिनती करने जाएंगे तो क्या कहेंगे, इनका तो नहीं। वो मैंने इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है, अब ऐसा नहीं है। लेकिन एक नहीं होता है, गिनती जब लोग करते हैं तो करते हैं, माने 3 भाई हैं। अब जब गांव के ट्रेडिशनल जो हमारे जो पुश्तैनी जमीन का जब बंटवारा होगा, तो उसमें एक को माइनस कर देंगे लोग, इनका तो कोई है नहीं। अब कौन बटेगा? सिर्फ दो जगह बटेगा, इनकी तो बेटी ही है।
जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ट्रेडिशनल सोसाइटी में जाएंगे, तो अब सोच के देखो ये माइंडसेट चेंज होने में भाई सालों लगा ना, कि पुत्र बेटी भी इंपॉर्टेंट है, बेटे से कम नहीं है, कई बार ज्यादा ज्यादा अच्छी है बुढ़ापे की देखरेख के लिए, लेकिन ये एक माइंडसेट है। मोर्टालिटी को इंप्रूव करना, शिशु जो चाइल्ड मोर्टालिटी है कम हुआ, तब ना लोगों को कॉन्फिडेंस हुआ कि भाई 9वें बच्चे तक नहीं जाना चाहिए। क्लियर है? तो ये एक माइंड, जो बर्थ होता है वो इंटरनली गाइडेड होता है। जब तक माइंड नहीं चेंज होगा तब तक बर्थ कंट्रोल नहीं होगा। और मोर्टालिटी होता है वो एक्सटर्नली गाइडेड होता है, और जैसे इकोनॉमिक कंडीशन सुधरता है मोर्टालिटी, और इस यहीं पर एक्सप्लोजन होता है। बर्थ तो पहले के जैसा जारी रहेगा और मोर्टालिटी कम हो गया, तो वहीं पे क्या हो जाएगा? दैट इज द फेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का दूसरा जो फेज होता है, जो डेवलपिंग या इमर्जिंग इकोनॉमी वाला जो फेज होता है, उसी में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है। और भारत में भी ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, बिहार में भी ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। और उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? ये जो कुल जनसंख्या में 1 नंबर की भागीदारी 2 और 3 से ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है? तो इसी में एक लाइन और नीचे लिख लो। देखो यह, देखो इस स्थिति में, इन दिस सिचुएशन, जन्म दर अधिक और मृत्यु दर, मोर्टालिटी कम। बर्थ रेट इज हाई एंड मोर्टालिटी रेट इज लेस। मृत्यु दर कम, और इस प्रकार जनसंख्या में क्या? तेज वृद्धि, फास्ट इंक्रीज, फास्ट ग्रोथ इन पॉपुलेशन, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और यहां पे क्या होता है? जन्म दर आंतरिक कारणों से प्रभावित, इंटरनली गाइडेड, आंतरिक कारकों से प्रभावित, इंटरनली गाइडेड, ठीक है। और मृत्यु दर बाह्य, बाहरी कारकों से प्रभावित, लिख लो एक्सटर्नली गाइडेड, मोटर। नहीं कोई नहीं, तो इस तरह से बीच बीच में कहीं इस तरह का लिखा जाता है कॉपी में, नहीं लिखेंगे तो फिर तो हवादार नहीं बनेगा आंसर, और आंसर हवादार नहीं बनेगा तो फिर बीच बीच में इस तरह की चीजें कॉपी में जानी चाहिए, तब बीपीएससी में मार्क्स मिलेगा। नहीं तो ऐसे आप सब चीज सेंटेंस में लिख देंगे तो मार्क्स नहीं मिलना है। जहां भी लाइन ब्रेक हो, आदत डाल लीजिए वहां पे लाइन को ब्रेक करने की, तब मार्क्स मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। क्या लिखे? आंतरिक कारकों से प्रभावित, और दूसरा होता है बाहरी कारकों से प्रभावित। ठीक है, ये इतना ही लिख के बाकी मीनिंग आप समझ रहे हैं। ठीक है, आगे लिख लो, एक सेंटेंस लिख के छोड़ दो बस केवल। देखो भारत एवं बिहार में जनसंख्या विस्फोट के कारण, कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया एंड बिहार, विस्फोट के कारण, ठीक, कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया एंड बिहार। अब यहीं पे सारे कारण आ जाएंगे, उसके बाद आ जाएगा उसका व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ, ठीक है, दुष्प्रभाव। फिर आता है जनसंख्या नियंत्रण को रोकने के लिए उपाय, इनिशिएटिव टू कंट्रोल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और तब फिर आ जाता है पॉपुलेशन डिविडेंड। ठीक है, दिस एक्सप्लोजन कन्वर्टेड एज अ पॉपुलेशन डिविडेंड। ठीक है, तो वो आ जाएगा इसमें, तो कर लेंगे, कल करेंगे। कल 12 बजे से अपने टाइम को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 1.5 घंटे के बदले 2 घंटे, ये जल्दी ही खत्म हो जाता है 1.5 घंटा, थोड़ा इधर उधर की बात हो जाती है, बस काम का काम कम बन जाता, तो कल 12 बजे।